हे एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। दिस इज शांतनु। मैं आज आपके सामने लेके आया हूं एक और अमेजिंग सेशन जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। भाई, एक ऐसी कहानी जो कह सकते हैं कि बैंकिंग एग्जाम का सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। मजबूत कड़ी इसलिए भी क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बैंकिंग में कोई टॉपिक पूछा जाता है तो वो है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं भाई पजल। ये पजल वो ऐसी वैसी पजल नहीं है, ये पिछले 4-5 साल में जो पजल आपके एग्जाम में आ चुकी है ये वो पजल्स हैं। और ये वो पजल आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। आपको ये चेक करना है कि भाई पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए थे उनका लेवल कैसा था, उनका स्टैंडर्ड कैसा था, और उस स्टैंडर्ड पे आज हम बात करने वाले। तो बस आज मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत अमेजिंग होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई तो जल्दी से जाइए मैग्नेट ब्रेन बैंकिंग जो हमारा चैनल है उसको नीचे जब आपको दिख रहा होगा वहां लाल रंग की बटन है सब्सक्राइब की, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये सब कुछ आपके सामने फ्री और क्वालिटी कंटेंट हम दे रहे हैं। और याद रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का हमेशा से वादा रहा है कि आपके सामने क्वालिटी कंटेंट के साथ ही आएंगे। तो बस हम चुन चुन के चीजें आपके सामने ला रहे हैं जो शायद आपको कहीं भी इस प्लेटफॉर्म पे ना मिले। तो भाई पिछले 5 साल में कौन कौन सी ऐसी पजल्स थी जो आपके एग्जाम में हिट करी थी, जिनमें बच्चों को बहुत दिक्कत गई थी, स्पेशली एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में। तो बात उसी पे करने वाले। तो चलिए सेशन स्टार्ट करें। हमारा सेशन स्टार्ट करें उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे सामने जो सिलेबस ओवरव्यू जो कि मैं अपने हर सेशन में बता रहा हूं भाई, सिलेबस ओवरव्यू के अंदर मैं आपको बताता हूं ये चीज कि भाई एसबीआई पीओ या क्लर्क में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यही सारे टॉपिक आने वाले हैं और इस टॉपिक में ये सारे टॉपिक मैं आपको देख सकते हैं करवा चुका हूं। ये सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं। ये टॉपिक का आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आप मिस कर गए हो तो करना कुछ नहीं है, परेशान कुछ नहीं होना। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिलने वाला है और वहां से जाके प्रॉपर आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको हर सेशन में एक होमवर्क क्वेश्चन जरूर देता हूं, उसको आप जरूर देखिए, उसको बनाइए और उसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। और साथ ही साथ अगर नहीं बनता है तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जैसे मैं आज जो होमवर्क दूंगा उस होमवर्क का जो सोल्यूशन होगा अपने नेक्स्ट पार्ट के लास्ट में बताऊंगा। या प्रीवियस जो क्लास थी हमारी सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 4 जो था उसमें एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आज मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में। तो सब कुछ आपको एकदम चेन वाइज यहां पे जुड़ता चला जाएगा। तो सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाई आज इसकी कहानी की। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं मैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए देखिए कितनी अमेजिंग चीजें कर रहा है, आपके लिए हर वो चीज करने की कोशिश कर रहा जिससे आपका एग्जाम निकले। भाई मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेके आ चुका है बुक्स। याद रखिएगा ये वो किताबें हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होने वाली हैं, बहुत हद तक आपको हेल्प करने वाली हैं। चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस की बुक हो, क्वांट्स की बुक हो या फिर रीजनिंग की बुक हो। अगर बताओ तो इन सभी किताबों में जो हम वीडियो लेक्चर्स आपके सामने ला रहे हैं उनका सोर्स जो है वो इसी किताब से, मतलब हम जो पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस जो देते हैं वो इन्हीं किताबों से आपको मिलकर आता है। मतलब बहुत ही क्वालिटी बुक्स हैं। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पे आप पाएंगे कि इन किताबों के अंदर हम आपके आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, नाबार्ड से भी सारे एग्जाम्स हम कवर कराते हैं। हमारे वीडियो लेक्चर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। साथ ही साथ इन किताबों में एक अच्छी बात यह है कि टॉपिक वाइज आपको प्रॉपर कंसेप्ट और अप्रोच हम यहां बताते हैं, हर टॉपिक वाइज। और हर टॉपिक को 3 लेवल पे डिसाइड करेंगे, प्री मतलब इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल। ध्यान रखिएगा, इजी, मॉडरेट, हाई, मतलब अगर आप 3 लेवल पे जाते हैं, अगर हाई लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक ही टॉपिक के 3 तरह के क्वेश्चंस, तो आप हाई लेवल में पाएंगे कि आप मेंस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट निकलेगा कि आप प्री तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ मेंस के लिए भी पढ़ सकते हैं प्रॉपर। साथ ही साथ देखा जाए तो 2000 प्लस 2000 प्लस आपको क्वेश्चन विद सोल्यूशन आपको यहां मिलते हैं इस पूरी किताब के अंदर। तो बहुत कुछ है यार आपको इस किताब से जानने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं भाई साहब, प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज यहां पे मिल जाएंगे। तो सब कुछ सिर्फ इसी किताब में आपको मिलेगा। तो आपको लगता है कि इस किताब के बारे में और आपको जानना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे एक फॉर्म आएगा, उसको भरिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी जहां से आप ये बुक परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये देखिए मेरे सामने क्वेश्चन आपके दिख रहा होगा। यहां पर एक क्वेश्चन, एक पजल है जिसमें क्या बोला गया कि टोटल ए बी सी डी ई एफ और जी 7 अलग अलग बॉक्सेस है भाई। ये कि डिफरेंट नंबर ऑफ इनके क्या है, नंबरिंग की गई है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कुल मिला जुला के बॉक्स और फ्लोर एक ही कंसेप्ट पे चलते हैं बेटा। तो कहा गया कि 8 बॉक्सेस हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे गए 1 to 8 तक, ठीक है ना। 1 to 8 तक यहां पे दिया गया। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, 7 बॉक्सेस है, माफी चाहूंगा, 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। अब इनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है कि कौन सा बॉक्स कहां पे आएगा। 2018 का ये क्वेश्चन आप ऊपर देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। मैं दूंगा आपको टाइमिंग अच्छी खासी, और इस टाइमिंग के अंदर, ठीक है, इस टाइमिंग के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब 1 मिनट, आई गेस 1 मिनट और 30 सेकेंड, यानी 1.5 मिनट का क्वेश्चन तो ये है बेटा।
आप चाहेंगे तो 1.5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, तो जल्दी से देखिए, इसको उड़ाइए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए ट्राई कीजिए, जरा ट्राई कीजिए जरा सा। आराम से बनाएंगे इसको। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा, बनाने की कोशिश करना है भाई। नाइनटीन सेकेंड्स रह चुके। क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलो अब देखो क्या बोला गया। ये जो बॉक्स है बेटा आपके सामने अलग, कभी भी याद रखना, बॉक्स वाले क्वेश्चन हो, फ्लोर वाले क्वेश्चन हो, इनको करने का सिर्फ एक टेक्निक है, एक तरीका है। आपको करना क्या है, डायग्राम कैसे बनाना मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं काम करूंगा, एक पेज लेते हैं। देखो भाई यहां पे सुनना, समझने वाली बात है कि टोटल जो है वो बॉक्स बेटा कितने हैं, 7। अगर 7 बॉक्स हैं या 8 हो या 9 हो, डजंट मैटर, ठीक है। आप पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और याद रखना कभी भी सिंगल कंडीशन से बेटा नहीं जाएंगे, याद रखिएगा, कभी भी सिंगल कंडीशन से क्वेश्चन को स्टार्ट मत करना। अगर आप सिंगल कंडीशन से कर रहे हो तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। अब आप कहोगे सर कितनी कंडीशन, तो याद रखना मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 या 2 में काम चल जाएगा, लेकिन 3 से क्वेश्चन कितना भी टफ हो, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, 3 कंडीशन खत्म। आप उड़ाओगे क्वेश्चन को, ये मेरा वादा है, मैं लिख के दे रहा हूं, उड़ाओगे। कैसे जरा देखते हैं। चलो अब जरा देखते हैं क्वेश्चन को कैसे था, क्वेश्चन कैसे किया गया। देखो भाई इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां से। देखो शुरू हो रहा है यहां से कि जो बॉक्स डी है वो इमीडिएटली अबव द बॉक्स पैक्ड विथ नंबर 5। जरा समझना क्या बोला गया, बॉक्स जो डी है ना वो 5 वाले के जस्ट ऊपर है, ठीक है। चलो ठीक है, जो 5 वाला फ्लोर है उसके जस्ट ऊपर, कहां पे फ्लोर में इसलिए वर्ड बोला क्योंकि यहां पे फ्लोर बॉक्स सेम होता है। तो 5 के जस्ट ऊपर डी यहां आ जाएगा, डी यहां भी मैं 2 केस से लेके चल रहा हूं इसको, कितने, 2 केस से, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां से आगे पढ़ते हैं कि मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन 4 नंबर बॉक्स एंड 2, ठीक है। अच्छा भाई यहां पे देखो ध्यान से समझना, यहां पे एक बात समझने वाली ये है, एक बार जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो आप, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ लो कि 7 बॉक्स हैं जिनके ऊपर अलग अलग नंबर लिखेंगे। ध्यान सुनना भाई, यहां पर वो नंबरिंग वो 1 2 3 4 7 वाली नहीं, यहां पे ये बोला गया है कि जो बॉक्स है, जैसे मान लो ये बॉक्स है ना, ऐसे ही बॉक्स है तो इसके ऊपर कुछ नंबर लिखा है, मान लो 4 लिखा है, इस तरह से नंबरिंग इसमें की गई, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे क्या बोला गया कि जो बॉक्स डी है नंबर 5 वाले बॉक्स के जस्ट ऊपर है, तो हम लोगों ने क्या किया है, 5 के ऊपर रख दिया। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहां पे ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। मतलब ऐसा कह रहा है कि जो 5 नंबर वाला बॉक्स है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर कौन है बेटा, डी है, जस्ट ऊपर बोला गया। अभी 5 नंबर वाला कहीं भी हो सकता है, ये मैंने फ्लोरिंग कर ली एक तरह से इनकी, कि नंबरिंग कर ली है कि बॉक्स जो है वो 7 ऐसे ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। अच्छा बॉक्स नंबर 4 और बॉक्स नंबर 2, इनके बीच में 3 से ज्यादा बॉक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 से ज्यादा बॉक्स होंगे तो 4 होंगे, 5 होंगे। उसने बोला है बहुत ही साफ साफ बेटा, क्या बोला है कि बॉक्स नंबर, कहां गया, बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर किसके बीच में, नंबर 4, नंबर 4 और नंबर 2 के बीच में 3 से ज्यादा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं अलग से कि बॉक्स नंबर 4 और बॉक्स नंबर 2, इसके बीच में बेटा मोर देन 3 सॉरी मोर देन 3, इनके बीच में 3 से ज्यादा बॉक्स। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं एग्जाम्पल, बॉक्स नंबर 4 को हम टॉप पे रख दिए, तो 1 2 3 4 छोड़ेंगे तो यहां पे 2 आएगा, है ना।
और अगर 5 छोड़ेंगे तो 2 यहां आएगा, मतलब 2 कंडीशन बन के आ रही है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये भी है ना कि अब 4 वाला ऊपर होगा कि 2 वाला ऊपर होगा, ये थोड़ा डाउट है। लेकिन एक काम कर लें क्या, देखो एक काम कर लेते हैं, अगर मैं इसको 4 कर लूं तो 1 2 3 4 छोड़ के यहां 2 आ सकता है, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 4 और 2 के बीच में 3 से ज्यादा मतलब 4 बॉक्स तो रख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे 2 हो जाए और यहां पे 4 हो जाए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल सही आपने कहा, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 4 यहां हो जाए और 2 यहां हो जाए, सेम एज 2 यहां हो जाए 4 यहां हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि इनके बीच में या तो 4 बॉक्स होंगे या तो 5 बॉक्स होंगे, और क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 4 और 2 की कहानी तो हमने 3 बॉक्स इनके बीच में ज्यादा है वो हमने डन कर लिया। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, परफेक्टली समझ में आ गया होगा, ठीक है, परफेक्टली समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा भी नहीं हो सकता क्या कि अगर मैं 4 और 2 को यहां रखूं तो 1 2 3 4 गैप करके यहां पे आ जाए, हाँ ये भी तो हो सकता है। तो आप लगे तो यहां एक और केस इमेजिन कर लो बेटा, 2 4 वाला। लो भाई सारी पॉसिबल कंडीशंस आपने यहां पे बना दी, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या था कि बॉक्स बी और बॉक्स ई के बीच में 2 बॉक्स हैं। मतलब देखो कि बी और ई के बीच में 2 बॉक्स रखे गए भाई, ठीक है। मुझे नहीं पता बॉक्स बी और बॉक्स ई के बीच में 2 बॉक्स है, ऐसा भी हो सकता है कि ई ऊपर हो, बी कहां पे हो बेटा, नीचे, ऐसा हो सकता है। इसमें जगह बहुत सारी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अच्छा, देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन ई एंड जी। बेटा ई और जी के बीच में एक बॉक्स है, जरा सोचना समझना, इसको अलग से लिखेंगे, ई और जी के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है। हालांकि ई का लिंक मिल रहा है मुझे, लेकिन ई ऊपर भी तो हो सकता है ना भाई। चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ, इधर आ जाते हैं आगे नेक्स्ट पे। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन जी एंड ए। बेटा सोचो समझते चलो, जी और ए के बीच में केवल 3 बॉक्स है, 3 की 2 बोला गया। देयर आर 3 बॉक्सेस, जी और ए के बीच में 3 बॉक्स है। जरा सोचना कि जी और ए के बीच में 1 2 3, अब आप पाओगे ना, अब आप क्या पाओगे कि चीजें कनेक्ट हो रही, बी ई जी जी ए। अच्छा अगर ऐसा करूं मैं कि बी के बाद ई यहां कर दूं, समझना ध्यान से, तो ई के बाद एक गैप करके जी यहां कर दिया और जी के बाद 1 2 3 छोड़ के ए यहां कर दिया। जरा गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि एक बात तो तय हो गई बेटा, एक बात तय हो गई कि जो हमारा ई है वो नीचे नहीं होने वाला है, ई जो है वो नीचे नहीं होने वाला है, ई ऊपर हो सकता है, ठीक है भाई। चलो ठीक है, यहां पे मैंने ऐसे कर लिया, यानी चीजें कनेक्ट हो रही है, ये अच्छी चीज हमारे लिए, बहुत अच्छे संकेत है हमारे लिए, ठीक है ना। आगे देखो, आगे देखो यहां पे ठीक है, हाँ यहां तो एक अच्छी हिंट में हमको क्या मिली है, विच मतलब किसकी बात हो रही बेटा, ए की। जो ए है ना वो कौन से नंबर पे है, 1 पे। ए की जो पैकेजिंग हुई है, या देखो यहाँ पे हिंदी में भी साफ साफ दिया गया होगा, देखो यहाँ पे हिंदी में भी बहुत साफ साफ दिया होगा, ठीक है। 3 बॉक्स है जो संख्या 1 से भरा है, मतलब कि बॉक्स ए में जो है वो नंबर 1 है, ठीक है। तो यानी ए के साथ अगर हम करें तो नंबर 1 यहां आ सकता है, ठीक है। ये चीज हमने क्या कर ली है, अभी रख ली, अभी नंबर 1 वाला जो पैकेजिंग है वो ए में हुई है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, जरा समझते चलो यहाँ पे। आगे देखो, देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन, यहां पढ़ो जरा, देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड सी। भाई ए और सी के बीच में 2 बॉक्स है, समझना ध्यान से कि ए और सी के बीच में अगर 2 बॉक्स है, देखो सब कुछ हिंट मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो ए यहां पर है, तो ए और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं। अब यहां से एक बात क्लियर होती दिखाई दे रही है कि अगर मैं ई और बी को रखूं तो उससे फिर हमको मिल जाएगा ई और जी से ए मिल जाएगा, ए से सी मिल जाएगा। प्रोबेबली चीजें अरेंज होती चली जा रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसमें, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। आगे बोलोगे विच इज पैक्ड विद नंबर 6, यानी कि जो सी वाला है ना, सी वाला जो बॉक्स है उसके अंदर कौन से नंबर रखे गए हैं, 6 रखे गए, ठीक है। तो सी वाले में 6 नंबर बॉक्स रखे गए, यानी ये चीज ऐसे हो गई। चलो ये हो गया हमारा। आगे देखो ध्यान से, आगे देखो ध्यान से, सब चीजें अभी यहां पे बनती जा रही हैं और सब चीजें आराम से सुकून से यहां पे सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे देखो भाई, यहां पे द बॉक्स पैक्ड विद नंबर 2 इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स जी। भाई साहब जिसमें 2 है ना पैकेजिंग, वो जी के जस्ट ऊपर होगा। अब यहां से थोड़ा हिंट मिल रहा है क्या, जिसमें 2 है वो जी के जस्ट ऊपर होगा। अब यहां से एक बात तय हो गई कि भैया जी जो है यहां तो हो नहीं सकता 2 वाला बॉक्स, जी नीचे होगा नहीं, जी के जस्ट ऊपर है। यहां भी जी के जस्ट ऊपर 2 हो नहीं सकता, यहां भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बात सही हो गई कि जो नंबर 4 है ना बेटा, नंबर 4 वो नीचे होगा
और नंबर 2 होगा ऊपर, यहां पे ये होगा नंबर 4, ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 4 और यहां पे हो जाएगा 4, तो इसका मतलब नंबर 2 भाई साहब ऊपर जाने वाले हैं। ये 2 जो है ना वो ऊपर जाने वाले हैं यहां पे। ये देखो 2 हो गया यहां पे, ये हो गया 2, ये हो गया 2। अब जरा देखो ध्यान से, 2 जो है वो किसके जस्ट ऊपर है भाई साहब? जी के। ऐसा एग्जामिनर ने कहा है कि जी के जस्ट ऊपर, ये देखो जी आ गया, और जैसे ही जी आया तो जी और ए के बीच में हमारे पास 3, देखो ये लाइन यही बोली गई थी ना, कहां गई वो लाइन? नंबर 2 वाला बॉक्स जी के ठीक ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना। तो इससे मैं थोड़ा सा एक हिंट पकड़ लेता हूं, जी के जस्ट ऊपर 2 आ गया तो जी की जगह फिक्स हो गई, और उसके बाद आप पाओगे कि जी और ए के बीच में 3 बॉक्स है, तो ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 3 छोड़ के यहां पे कौन आ जाएगा? ए। और आपको पता है कि ए के पास कौन से वाले बॉक्स हैं? 1, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा। हो गया गलत। 1 2 3 छोड़ के यहां पे ए आ जाएगा जिसके पास 1 वाला बॉक्स है। 1 2 3 छोड़ के यहां भी ए नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे ए के साथ 1 वाला बॉक्स है। तो यार देखो सिंपल सी कहानी थी, 2 केस एलिमिनेट हो गए, 1 केस बच गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुन लेना, कि ए और सी के बीच में कितने बॉक्स है बेटा? 2। तो अगर ए यहां है तो 1 और 2 छोड़ के सी आ गया यहां पे, इसके साथ 2 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। सॉरी 2 नहीं, यहां पे 6 होंगे बेटा, ये 6 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। अब इसको हटा देता हूं जल्दी से मैं, ये हटा दिया, ये वाली लाइन हटा दी। अब जरा वो ई और जी वाला डेटा अरेंज कर ले बेटा, ई और जी की, ई और जी के बीच में एक बॉक्स है तो जी यहां पर है तो ई यहां आ जाएगा, जी यहां, अच्छा इसको छोड़ ही दो, ये डेटा हो गया। और ई और बी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2। तो जरा सोचो, 1 और 2 छोड़ के बी यहां भी आ सकता है, 1 और 2 छोड़ के यहां भी आ सकता है, तो बी की भी चांसेस यहां पे थोड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो 5 के जस्ट ऊपर डी होने वाला है। अब 5 के जस्ट ऊपर अगर डी होगा तो जरा सोचो, ये G5 अगर हुआ तो D ये हो सकता है, यहां पे 5 करेंगे तो D होगा नहीं, यहां पे 5 कर नहीं सकते, यहां कर नहीं सकते, या तो यही होगा भाई 5 और ये भाई साहब कौन हो गए? D हो गए, ठीक है। और जैसे ये D हो गया तो फिर वो जो B वाली कहानी थी बच्चों वो यहां हो जाएगी कि E के बाद B यहां पे, तो E और B के बीच में कितने बॉक्स हो गए? 2 बॉक्स हो गए। तो देखो कितना स्मूथली चीजें यहां पे बन गई हैं। चलो अब जरा कुछ आगे लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कि मोर देन 3 बॉक्सेस between 5 and the box packed with number 5 और 4 के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए। जरा पढ़ो तो, 5 और 4 के बीच में 3 से ज्यादा, तो आप पाओगे बेटा ये 5 है, ये 4 है, 1 2 3 4। क्लियर हो गई कंडीशन? चलो बढ़िया। आगे देखो यहाँ पे क्या था, भाई कि बॉक्स ई इज पैक्ड विथ नंबर 3। भाई साहब ई के साथ जो पैकिंग हुई है वो 3 वाली है। अब ये देखो सारी की सारी कंडीशन डन हो गई है, एक नाम और एक नंबर बचा है, ठीक है, एक नाम और एक नंबर, वो नंबर बचा है 7 और एक नाम कौन सा बचा है? A B C D E एंड दिस इज F। देखो यहां पे F है ना, ये F और ये 7। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा, और उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार अच्छे से इसका सॉल्यूशन देख लो आप लोग, एक बार अच्छे से सॉल्यूशन देख लो यहां पे। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो, सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा, सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को पिक कैसे करना। पिक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है बेटा, याद रखना एग्जाम में आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पे आप थोड़ा घबराते हुए दिखते हो, कभी घबराना मत। पजल और बॉक्स और फ्लोर अगर ये रिश्ता आया तो आप 3 कंडीशन से लेके चलोगे। आप नोटिस करो तीनों यूटिलाइज हुए थे लेकिन आगे जाके 2 कैंसिल हो गए और एक जो बचा था वो आपका आंसर लाने में हेल्प कर दिया। तो ये तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का। अब इससे 5 क्वेश्चन तो आप उड़ा दोगे यार। देखो पहला क्वेश्चन था, बताइए बॉक्स Which of the following box is packed with a number with a perfect square? कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स एक संख्या के साथ पैक किया गया है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। अब जरा पूर्ण वर्ग है मतलब कि स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में यार हमारे पास एक ही स्क्वायर दिख रहा है, वो कौन सा है? 4 एक स्क्वायर है मेरे ख्याल से, और 4 के जस्ट ऊपर कौन है? ए यहां पर है, ठीक है। क्या पूछा गया है? 4 वाला कौन सा है यार? एक मिनट रुक जाओ, 4 वाला कौन सा बॉक्स है? तो आप कहोगे सर बी है, वो आंसर आएगा बी।
कौन सा ऐसा बॉक्स है जो कि जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो यार इसमें से। ए और क्लास फिफ्थ कह रहा हूं, ए और पांचवा जो बॉक्स है के बीच में कितने बॉक्स है, ए और 5 के बीच में कितने बॉक्स हैं बच्चों, वो भी देख लो जरा सा। तो ए यहां पर है, 5 यहां पर है, बीच में 1 2 3, आंसर आ गया इसका। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 आ जाएगा। आराम से आप इनके आंसर्स दे सकते हैं, और दे ही नहीं सकते हैं, बहुत सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए जरा सा। डी और एफ की संख्याओं का सम कितना है, जरा सोचो। डी और एफ की संख्याओं का सम, तो डी और एफ का कितना है 7 भाई साहब, और डी का कितना है 2, तो 7 + 2 दैट इज कितना 9। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आंसर इज 9। अच्छी बात यह है कि एक बार आप क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करते हो और आपके जब आंसर वहां पे एग्जाम में ग्रीन 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 आते हैं ना, साइड में जब ग्रीन से शुरुआत होती है ना, अलग ही कॉन्फिडेंस बनता है, और उस कॉन्फिडेंस को लास्ट तक लेके चलना है एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स सम संख्या से भरा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज पैक्ड विद इवन नंबर। भाई समझो, इवन नंबर वाला बॉक्स कौन है, इवन नंबर वाला बॉक्स कौन है भाई, ए जी डी ई एफ। देखो ध्यान से, ए है नहीं, जी है नहीं, डी हाँ डी है, और उसके बाद ई नहीं, एफ नहीं, तो आंसर क्या आएगा इसका, डी आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा बेटा क्या इसका, डी आ जाएगा। डी के अंदर 2 बॉक्स रखे गए, तो इवन नंबर हो गया। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत देता है एक बार सिलेक्शन आपका, जब आपको जब क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, तो है ना। कौन सा बॉक्स 7 बॉक्स से पैक किया गया, तो लास्ट में कौन सा आया था बेटा, एफ आया था, तो आंसर क्या आएगा इसका, एफ आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये 5 क्वेश्चन आपको सुकून वाले 5 नंबर मिल जाते हैं। लो भाई चलो ये क्वेश्चन देखते हैं जरा सा, क्या है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, और बड़ा शानदार क्वेश्चन दिख रहा है भाई। क्या हुआ कि 8 फ्रेंड्स का ग्रुप है, MNOP QRST, दे हैव देयर बर्थडे इन वन ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। ठीक है, इनका बर्थडे पड़ता है अलग अलग महीनों में, और ये देखो महीने कौन कौन से, मार्च जून नवंबर और दिसंबर। इन ईच मंथ देयर आर 2 बर्थडेज, हर महीने में 2 बर्थडे पड़ते हैं, वो तारीख भी आपको बताएगी 16 और 25 की। तो बस अब आपको करना किसका बर्थडे कब पड़ रहा है, जरा अरेंज करके दिखाना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, और आया हुआ क्वेश्चन है। जरा देखो इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो कैसे डील करते। तो चलो टाइमर लगा दे आपके लिए, चलो टाइमर लगा देना भाई। अब आप कहोगे सर टाइमर थोड़ा ज्यादा लगाना, इतना कम टाइमर आप लगाते हो, तो चलो ठीक है, 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, है ना। यहां पे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं क्वेश्चन स्टार्ट करने में। ये रहा आपका 2 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोशिश सिर्फ जीत के लिए करो भाई, कोशिश सिर्फ जीत के लिए। सिर्फ पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा आजकल। पढ़ तो सब रहे हैं बेटा, पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जो पढ़ाई होगी ना, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, वो जीत के लिए पढ़ना है भाई साहब। अगर आप जीत के लिए ही पढ़ते हो तो ही आप कर पाओगे। चलो कोशिश ऐसे करो कि सिर्फ जीत ही मिले आपको। 21 सेकंड का टाइम है बचा हुआ। आपको जितना तेजी से क्वेश्चन को पढ़ना है उतना तेजी से आप पढ़ेंगे, और पढ़ते समय सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं बीच में अभी नहीं आ रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिखे। टाइम हो गया भाई, टाइम अप हो चुका है, 2 मिनट मैंने आपको दे दिया था, और ये 2 मिनट वाला क्वेश्चन है यार, मुझे ऐसा लगता है कि 2 मिनट वाला क्वेश्चन यहां पर है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा देखो। यहाँ पे क्या बोला गया, 8 दोस्त हैं, उनके नाम दिए गए। मैं आपके सामने एक पूरा बोल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा महीने कौन कौन से वो भी देख लो जरा सा, महीने कौन कौन से। तो यहाँ पे महीने गिनो जरा सा, तो 1 2 3 और 4 महीने, मार्च जून नवंबर दिसंबर। कैसे उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को, देखो जरा सा कैसे उड़ाएंगे। सबसे पहले महीनों के नाम लिखो, मार्च जून
नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये आपको 4 महीने हो गए। अच्छा बेटा, कभी भी ना महीने वाले क्वेश्चन आप लिखो ना, कभी भी याद रखना कि अगर महीने वाले क्वेश्चन लिखो तो इनके टोटल नंबर ऑफ डेट्स भी लिखा करो, डेज लिखा करो। तो बेटा मार्च 31 का महीना होता है, जून 30 का महीना होता है, नवंबर भी आपका 30 का महीना होता है और दिसंबर 31 का महीना होता है। ये जरूर लिखा करो। अब उसके बाद आपको पता होगा कि इनकी 2 डेट्स हैं, इनकी 2 डेट्स हैं, और याद रखना इसकी एक नहीं 2 कंडीशन से आप जाओगे। एक कंडीशन से तो गलती भी मत करना, 2 कंडीशन से आप जाओगे, देखना कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये मेरा वादा आपसे। चलो अब शुरू करते हैं, पहली लाइन से शुरुआत करते हैं भाई, पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। अच्छा वो महीने दिन कौन से हैं? 16 और 25 वाले ना, 16-25 के दिन है यहाँ पे, डेट्स हैं वो भी लिख लो यहाँ पे, 16 और 25। हर महीने की 2 डेट्स हैं, 16 और 25। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था और आपको एग्जाम में पूछा गया था, तो आप याद रखना, अंदाजा लगाना कि इससे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कहां था। 16-25, 16-25। ठीक है बेटा, अब देखो आपको बस ये करना है, ठीक है, आपको बस ये करना है कि इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, शुरुआत करते हैं यहां से कि O और Q हैव बर्थडे इन अ मंथ हैविंग 31 डेज। भाई O और Q का जो बर्थडे है वो उस महीने में है जिसमें टोटल 31 दिन है। अब जरा सोचो बच्चों कि 31 वाला महीना हमारा कौन सा है? आप कहोगे सर 2 ही तो हैं, एक तो मार्च एक तो दिसंबर, यानी कि O और Q का जो बर्थडे पड़ता है वो मार्च और दिसंबर में। ठीक है, तो इसको अलग से लिख लूं, O और Q जो है वो या तो मार्च या तो दिसंबर, इनमें से कहीं पर एक आएगा। भाई 2 तारीख है ना, इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा देर आर एटलीस्ट 2 बर्थडेज बिटवीन M एंड T। अच्छा M और T के बीच में कम से कम 2 लोगों का जन्मदिन तो है। किसके बीच में बेटा? M और T के बीच में। इसको भी लिख लेते हैं, M और T के बीच में एटलीस्ट 2 लोगों का बर्थडे पड़ रहा। हो सकता है T ऊपर हो और M बेटा क्या हो, नीचे हो जाए। चलो ठीक है, आगे देखो, M का जो बर्थडे है ना मार्च में नहीं होने वाला भाई। ठीक है, अच्छा M का जो बर्थडे है वो मार्च में नहीं होगा। देखो ऐसा कलेक्ट किया करो, डेटा कलेक्ट करोगे तो मजा आएगा करके। ठीक है, अभी कुछ हिंट नहीं मिला, आगे जरा पढ़ते हैं। M डज नॉट हैव बर्थडे इन मार्च। ठीक है, N के बारे में बोला गया बेटा कि नवंबर में पड़ता है किसका भाई साहब बर्थडे? N का। N हैज बर्थडे इन नवंबर। जरा आ जाओ, नवंबर में 2 तारीख है तो एक कंडीशन में N को मैं रखता हूं 16 में और एक कंडीशन में N को रखता हूं 25 में। भाई 2 तारीख में से कोई एक तारीख में N का बर्थडे पड़ने वाला है। ठीक है, 16-25। ठीक है, T का जो बर्थडे है ना वो N के जस्ट बाद है, तो अच्छी बात है भाई कि T का जो बर्थडे है वो N के जस्ट बाद है, तो इसमें T यहां आ जाएगा और इसमें T बेटा यहां आ जाएगा। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो फिर ये M और T आ जाएंगे आराम से, क्योंकि T आया तो T के बाद 2 गैप करके M आ जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं, मतलब 1 और 2 छोड़ के बेटा M देखो यहां आ जाएगा। इसमें यहां देखो 1 और 2 छोड़ के M यहां आ जाएगा, और M मार्च में तो नहीं है, नहीं भाई मार्च में नहीं, तो ये वाला डेटा अरेंज हो चुका है, ये वाला डेटा हमारा अरेंज हो चुका है। ठीक है, आगे देखो जरा, इसमें क्या था, आगे इसमें क्या था, Q का जो बर्थडे है ना, Q का, ठीक है, Q का जो बर्थडे है इज नॉट ऑन 16th ऑफ एनी मंथ। जो Q है ना वो किसी भी महीने की 16 तारीख को नहीं होने वाला बेटा, किसी भी महीने की 16 तारीख को नहीं होने वाला। तो जरा देखो Q कहां पे आएगा, जरा एक बार उसके बारे में सोचो। अब इससे हमें क्या हिंट मिल जाएगा, जब Q का बर्थडे किसी भी महीने की 16 तारीख को नहीं है तो जाहिर सी बात है 25 को होगा, तो Q भाई साहब जो है वो 25 को आएंगे। और किसी महीने क्या, दिसंबर या मार्च, क्योंकि हमको बताया गया, देखो फर्स्ट लाइन में बेटा बोला गया था सबसे शुरू में कि O और Q जो है इनका जो बर्थडे पड़ता है 31 वाले महीने में पड़ता है, तो 2 ही महीने, या तो मार्च या तो दिसंबर। तो यानी मार्च या दिसंबर में से किसी एक वाले महीने में ये कौन, Q आएगा कब, 25 तारीख को। यानी Q आएगा तो या तो यहां पे आएगा या तो Q नीचे आ जाएगा। ठीक है, आराम से बनाते चलते हैं, सब कुछ यहां पे बनता चला जाएगा। ठीक है ना, अब जरा आगे देख लेते हैं, इसमें आगे जरा इसमें पढ़ लेते हैं। अच्छा एक बार जरा वो पढ़ लेता हूं मैं, N वाली कंडीशन क्या थी इसमें, एक बार रुको जरा सा। N का बर्थडे नवंबर के महीने में है, तो इसमें देखो N का बर्थडे नवंबर में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें भी आ रहा है नवंबर में, इसमें भी नवंबर की 25 को आ रहा है। ठीक है, और N के लिए कुछ बोला तो नहीं गया था इसमें, M और T के बीच में 2 बर्थडे है और M डज नॉट हैव बर्थडे इन मार्च, M का बर्थडे मार्च में नहीं है। ठीक है, वो सब कुछ ठीक है। यहाँ पे N का बर्थडे नवंबर में है, ठीक है, नवंबर में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है,
एन का बर्थडे अगर नवंबर में है तो हमने क्या किया था बेटा, एक वाले डेटा में एन को हमने रखा था कहां पे, 16 पे नवंबर में, और एक डेटा में एन को हमने कहां रखा था बेटा, 25 में रख दिया था। ठीक है ना, 25 में रख दिया था। ठीक है, अब जरा देखो, या तो ये वाला डेटा सही है या फिर ये वाला डेटा सही है। यहां से हमको बन के आ चुका है चीजें। आगे देखेंगे हम लोगों ने क्या किया था इसमें। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमको एक बात बोली गई थी, ठीक है, टी का बर्थडे एन के जस्ट बाद आएगा, वो मैंने रख दिया था, और टी रखा तो फिर उसके बाद कौन आ गया था, एम आ गया था, कि टी और एम के बीच में कितने का गैप आएगा, यहाँ पे 2 का गैप आना चाहिए। देखो यहाँ पे बोला गया ना इसमें, ये रहा। ठीक है, देयर आर एटलीस्ट 2 बर्थडे बिटवीन एम एंड टी। ठीक है, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होगा, यहां पे बोला गया कि एम और टी के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। ठीक है बेटा, एम और टी के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कि एम और टी के बीच में 2 तो होंगे ही होंगे, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 तो होंगे ही होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं टी को अभी यहीं रख रहा हूं 2 के साथ में, 2 के साथ में रखते हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब यहां पे बोला गया कि कम से कम 2 तो होंगे। देयर आर एटलीस्ट 2 बर्थडेज बिटवीन एम एंड टी, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं इसमें जरा सा क्या है। हो सकता है टी यहां पे भी आ जाए, अगर कुछ बिगड़ेगा तो मैं कर सकता हूं, टी इसमें यहां भी चेंज होके आ सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग कहां पहुंच गए थे, आगे जरा देख लेते हैं इसमें। टी का बर्थडे जस्ट बाद है किसके, एन के, तो अब टी फिक्स हो जाएगा। एन के जस्ट बाद जब होगा बेटा, तो एन तो मैंने यहां रखा था, तो जस्ट बाद यहां पे फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं हो सकता। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या था। क्यू का बर्थडे जो बेटा 16 ऑफ मंथ नहीं, मैंने बना दिया था। एन का जो बर्थडे है वो समवेयर आफ्टर ओ के बर्थडे के, ओ के बाद कौन आएगा, एन आएगा। इसका मतलब एक अनुमान जो हमारा ये है बेटा, एक अनुमान क्या है कि ओ का जो बर्थडे होगा वो एन के का होगा, ऊपर होगा, और हमको पता है कि ओ और क्यू या तो मार्च में या तो दिसंबर में आएंगे, तो ओ की लड़ाई अब खत्म होगी दिसंबर की, ओ आने वाला है मार्च में। ठीक है बेटा, ओ आएगा मार्च के महीने में। ठीक है, क्योंकि एन उसके बाद ही कहीं पे आ रहा। चलो ये भी हमारा डन हो गया, लेकिन मार्च में भी 2 महीने हैं ना, तो कहीं भी आ सकता है वो। आगे देखो इसमें, ठीक है, 2 बर्थडे बिटवीन ओ एंड पी। बेटा ओ और पी के बीच में 2 बर्थडे होने वाले, जरा सोचो, अगर ओ और पी के बीच में 2 बर्थडे होने वाले हैं तो मैं कहां रखूं ओ को, कहां रखूं पी को। एक बार जरा डायग्राम को आप देखो ध्यान से कि ओ और पी के बीच में अगर 2 बर्थडे आने वाले हैं तो ओ को मैं कहां रखूं जिससे हमारी कहानी बन जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ओ को यहां रखता हूं 16 वाले पे, तो 1 और 2 छोड़ के पी यहां आने से रहा, पी यहां पे आने से रहा। ध्यान रखना, क्वेश्चन अभी बिगड़ा हुआ है यहां पे, अभी इसको सुलझाना है कड़ी को। अगर मैंने ओ को यहां रखा तो 1 और 2 छोड़ के पी यहां पे आ सकता है इस वाले केस में। ठीक है, लेकिन अभी भी ये डाउट है, क्यों डाउट है, क्योंकि एक बात जो उसने बोली थी ना, एटलीस्ट 2 पर्सन बिटवीन एम एंड टी, एम और टी के बीच में कम से कम 2 रहेंगे, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। भाई याद रखना, 2 से ज्यादा भी यहां पर हो सकते हैं, यानी एम जो है वो 16 में भी आ सकता है। एम बेटा जून के 16 में भी आ सकता है, तो एम और टी के बीच में 3 लोग हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एम और पी, अभी मैंने फिलहाल ओ और पी को ऐसा रख दिया, अगर ये कहीं भी बिगड़ा तो इसका मतलब एम और टी के बीच में क्या होंगे, 2 से ज्यादा, यानी 3 लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूं, है ना। यहां पे अगर ओ को रखता हूं बेटा तो 1 और 2 छोड़ के यहां पे पी आ जाएगा। सेम कंडीशन एम और टी की यहां भी होगी कि एम, अच्छा एम तो यहां मार्च में आ ही नहीं सकता, मतलब एम की जगह यही होगी, यहां पे एम आएगा नहीं। क्यों नहीं एम आएगा, क्योंकि एम और टी के बीच में 2 तो होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब ये वाला केस सही जा रहा अभी तक में, ये वाले में डाउट है। ये वाले में डाउट क्या, उम्मीद है आपने समझा होगा। डाउट ये है कि अगर मैं एम को कर दूं कहां पे, 16 जून को कर दूं एम को, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एम यहां पे आया बेटा तो एम और टी के बीच में 1, 2 और 3 लोग हो जाएंगे, और 3 हो सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कि 2 तो कम से कम रहेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं, इसमें क्या था। ठीक है, आगे अगर कहीं कुछ मिसबैलेंस हुआ तो वहीं से होगा, उसको हम फिर से करेक्ट कर देंगे। आगे जरा पढ़ लो, इसमें क्या बोला था इसमें डेटा, देयर आर 2 बर्थडे बिटवीन ओ एंड पी, और एन और क्यू का बर्थडे बेटा सेम डेट में होना चाहिए। किसका, एन और क्यू का बर्थडे सेम डेट में। तो बेटा अगर एन 25 में है तो क्यू भी 25 में होगा, तो इसमें क्यू यहां हो जाएगा। इसमें एन अगर बेटा कहां पे है, 16 में, तो क्यू 16 हो जाएगा। 16 की यही एक जगह खाली दिख रही है, तो यहां पे बन चुका है हमारा। ठीक है, आगे जरा देखो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है हमारा। आगे देखो, सिमिलरली एम और एस हैव बर्थडे ऑन अ सेम डेट। एम और एस का भी बर्थडे सेम डेट में होना चाहिए। किसका, एम का और एस का। तो ये देखो, एम भाई साहब यहां पे 25 में है और एस कहीं 25 में हो ही नहीं सकता।
ये वाला केस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो m 16 में है तो 16 की कोई जगह बची क्या? इसमें 16 की जगह नहीं बची है, तो ये भी केस गलत हो गया। अब आप कहोगे ये वाला केस तो बिल्कुल गलत होना ही है, क्योंकि m की और कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं बन सकती। इसमें m की एक पॉसिबल कंडीशन बन सकती है कि m को मैं 16 पे कर दूं तो q 16 पे यहां या s 16 पे यहां आ सकता है। तो ये जो हमने डाउट बनाया था ना बेटा, आपको याद होगा कि m की एक कंडीशन और बन सकती है, कौन सी वाली? ये वाली। अगर m यहां आ गया तो इसका मतलब m किस पे आ जाएगा? m किस पे आ जाएगा बेटा? यहां पे। और o की बात करें, अच्छा m अगर 16 पे है तो o और p की दो कंडीशन बन सकती हैं। एक कंडीशन कौन सी बच्चों? अगर o को यहां करूं तो 1 और 2 छोड़ के p यहां आ सकता है, p यहां आ सकता है, तो 16 वाली जगह खाली हो जाएगी। रुक जाओ अभी फिलहाल तो, अभी इसको रुक जाओ, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। ये वाला केस हमारा सही जाएगा, m आएगा 16 पे, हालांकि s भी 16 पे आ सकता है, तो s यहां आ सकता है। अभी ये डाउट है, ध्यान रखना, अभी ये डाउट है, o ऊपर शिफ्ट हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, ये वाला केस तो गलत हो गया भाई। आगे देखो इसमें क्या था, P और T डू नॉट हैव बर्थडे ऑन अ सेम डेट। बेटा P और T का बर्थडे सेम डेट में नहीं होना चाहिए। देखो T कितने पे आ रहा? 16, और P भी आ रहा 16। मतलब लो, अब मैं श्योर हो गया, अब मैं श्योर होगा कि P यहां नहीं आएगा, O ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। O ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर O ऊपर शिफ्ट हो गया है बेटा तो 1 और 2 छोड़ के P 25 पे आएगा। और T और P का बर्थडे सेम नहीं आना चाहिए, तो T 16 पे P 25 पे। कहानी बिल्कुल सटीक है। और उसने बोला था कि M और S का बर्थडे सेम डेट पे होगा, तो M बेटा 16 पे, तो S आ जाएगा 16 पे। सारे नाम आ चुके हैं, एक नाम बचा, कौन सा है? R, वो यहां आ गया। और ये अनसुलझी पहेली जो है वो सुलझ के आपके सामने आ गई। कितना बारीक तरीके से फंसाया है। और इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी थी बेटा? ये वाली, कि एटलीस्ट 2 बंदे, एटलीस्ट में कई बच्चे गड़बड़ करेंगे कि यहां पे 2 बंदे ही रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया कि क्या गलती देखो एग्जामिनर ने लास्ट में घुमा के दी। ये तो क्वेश्चन जो आपका बनता जा रहा था वो गलती हो गया, यानी एग्जामिनर आपको वो चीज बना के दिखाएगा, आपको लगेगा हाँ ये बन रहा, लेकिन लास्ट में गलती हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान देना। ये शायद आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। अब इससे क्वेश्चन जरा ढूंढ लेते हैं, पहला क्या था बताइए। 25 जून को किसका बर्थडे पड़ रहा है? तो आप पाओगे जून 25 को पड़ रहा है किसका बर्थडे? हमारे पी भाई साहब का। तो आंसर आएगा इसका पी, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। ओ और टी के बीच में कितने बर्थडे, कितने लोगों का बर्थडे ओ और टी के बीच में? जरा देखो, ओ और टी के बीच में, ये देखो टी है, ये देखो ओ है, गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5। आंसर आएगा इसका ओ और टी के बीच में 5 लोगों का बर्थडे है। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एम का बर्थडे कब पड़ रहा है बेटा? एम फॉर मंकी का बर्थडे कब पड़ रहा है? एम का बर्थडे पड़ रहा है जून 16 को। 16 जून को पड़ रहा है बेटा बर्थडे इनका। ठीक है, 16 जून कहाँ गया भाई? 16 जून, 25 नवंबर, 16 दिसंबर, 25 जून, 16 नवंबर। आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, एम का बर्थडे पड़ रहा है 16 जून को, क्योंकि। नेक्स्ट आगे देखो, 4 एक जैसे, कोई एक अलग है। ओ क्यू आर पी टी, चेक कर लो। ओ क्यू आर पी टी यहां लिख रहा हूं, ओ क्यू आर पी टी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ओ क्यू आर पी टी, तो ओ 16 पे आ रहा, क्यू 25 पे आ रहा। ठीक है, आर किस पे आ रहा है बेटा? 25 पे। ठीक है, पी किस पे आ रहा है? 25 पे। और टी किस पे आ रहा है? 16 पे। ठीक है, ये चीज हमारी यहां पे नहीं क्लियर हो गई। अच्छा, ओ क्यू की बात करें, आर पी टी की बात करें, ठीक है, तो आप पाओगे कि ओ आर ये 31 वाले महीने के हैं, और टी क्यू ये भी 31 वाले महीने के हैं। देखो ओ आर 31 का महीना और टी क्यू 31 का महीना, तो पी जो है वो 30 वाले महीने का इंसान है, इसका बर्थडे हुआ है, तो इसका मतलब आंसर आएगा इसका पी, पी फॉर पैरेट। तो कुछ भी लॉजिक यहां पे आपका बन सकता है, तो आंसर आएगा पी फॉर पैरेट। ठीक है, बाकी सारे 31 वाले मंथ में पैदा हुए हैं, ये 30 वाले में हुआ। आगे देखो जरा क्या था, किसका जन्मदिन जून में होता है? देखो जून में एक तो एम था, एक तो एम था, तो एम आपको यहां दिखाई दे रहा है। अच्छा, एम के साथ भी कोई था क्या? एक बार चेक करो, जून वाला दूसरा बंदा कौन था इसमें? एम के साथ पी था बेटा। देखो पी ऑप्शन में भी है क्या? पी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या मानेंगे इसको? एम का ही लेके चलेंगे। ठीक है, एम और पी दोनों थे इसमें, एम आ गया, ऑप्शन आ गया। लो भाई अगला क्वेश्चन ट्राई कर लो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, जरा पकड़ो, ये पकड़ो। अगला क्वेश्चन 8 लोग हैं, इनका बर्थडे फिर से देखो बिल्कुल उसी लेवल पे क्वेश्चन दिया गया था 2017 का,
उसी लेवल का, उसी स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरा देखो, समझो, उड़ाओ जरा सा, है ना। तो मैं काम करता हूं, इस क्वेश्चन को भी आपको देता हूं टाइमर। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम देगा नहीं, लगेगा नहीं टाइम, क्योंकि इसमें आपको इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है भाई, ठीक है। 1.5 मिनट का क्वेश्चन मैं दूंगा, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं आपको इसमें। कारण इसका बड़ा साफ है, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी अभी आपने इसका सीखा है। तो जरा इसको ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करके दिखाओ। सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए यार, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बनना चाहिए। और अगर आप इसको बनाते हो तो ही अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें जो है ना वो आपको बननी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। मात्र 14 सेकेंड्स बचे हैं। चलो भाई, इस बार 8 बंदे हैं, 2 डेट्स हैं, महीने आपके कौन कौन से, जनवरी, मार्च और अप्रैल, जून, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको। जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून का महीना है, ये एकदम सेम वही कंडीशन है। ये देखो, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, ठीक है। और इसमें आपके क्या सामने बोला गया है, इसमें आपके बोला गया है 2 डेट्स हैं, एक 14 है और एक 21 है, ठीक है। 14 और 21, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं बेटा, 14, 21, 14, 21, 14, 21, ठीक है। ये 2 डेट्स हैं। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अब अच्छा, मैंने आपको क्या सिखाया था, दूसरी चीज आपको सिखाया था, इनका डेटा लिख लो, नंबर ऑफ टोटल डेज 31, 31, 30, 30, ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद यहां पे क्या था, सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहां पे एक बार जो यहां ले लेते हैं, सबसे पहली लाइन क्या थी इसमें, जरा पढ़ो अच्छे से, कि ए का जो बर्थडे है बेटा इवन नंबर वाली डेट में, अ मंथ विच हैव 31, ठीक है। 31 वाले महीने में सम संख्या वाली तारीख में, तो 31 वाला महीना 2 है और सम संख्या वाली तारीख क्या है, 14, तो यानी ए या तो यहां होगा बेटा, और दूसरे केस में ए को मैंने यहां कर लिया, 2 केस ए का बन गया, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी एंड एफ आर सेम एज बिटवीन ऑफ बी एंड एच, मतलब सी और एफ के बीच में जितने लोग हैं, ठीक है, उतने ही लोग इक्विवेलेंट हैं किसके बीच में बेटा, सी और एफ के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग किसके बीच में बेटा, बी और एच के बीच में, ठीक है, बी और एच के, ठीक है। सी और एफ के बीच में जितने लोग हैं उतने लोग बी और एच के बीच में हो जाएंगे, ठीक है। छोड़ो आगे जरा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। एच का जो बर्थडे है ना वो ना तो सम संख्या में है, ठीक है, ना ही 31 में, ठीक है, समझना ध्यान से। एच का जो बर्थडे है वो ऑड नंबर में है, और किस में बेटा है, 30 वाले मंथ में। एच का बर्थडे इवन और सम 31 में नहीं है, तो ऑड और 30, तो ऑड और 13 देखो, एच या तो 21 अप्रैल में आएगा या तो जून 21 में आएगा, ठीक है। अभी मैंने इसको कर लिया, ऐसे छोड़ो, आगे बढ़ते हैं इसमें। जो बी है, बी इज नॉट बॉर्न आफ्टर एच, बी एच के बाद पैदा नहीं हुआ है, इसका मतलब बी एच के कहीं पहले पैदा हुआ, तो इसका मतलब बी बेटा ऊपर होगा एच के, ठीक है। आगे देखो, सी इज बॉर्न बिफोर एफ एंड बी, सॉरी, सी इज बॉर्न बिफोर एफ एंड बी, ठीक है। सी जो है ना वो एफ और बी के पहले पैदा हुआ है, ठीक है ना, सी एफ और बी के पहले पैदा हुआ है, ठीक है। तो यानी सी कहीं ऊपर होगा, सी टॉप पे होगा, उसके बाद एफ और उसके बाद कहीं पे बी, ऐसा कुछ होने वाला उम्मीद है, चांस ऐसी दिखाई दे रही मुझे, ठीक है ना। अच्छा, आगे बोला गया हु मतलब किसकी बात हो रही, बी की, कि जो बी है ना, बी हु इज नॉट बॉर्न इन जनवरी, अच्छा ठीक है भाई, बी जो है वो जनवरी में पैदा नहीं होता है,
कौन? बी। बी जो है वो जनवरी में पैदा वैसे भी नहीं होगा यार, बी के ऊपर कहीं कहीं 2 लोग हैं, है ना, तो जनवरी में तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे इसमें पढ़ लो जरा सा। देखो भाई, क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको चीजों को पहले समझना होगा। जितना अच्छे से आप समझोगे उतना अच्छे से आपको यहाँ पे चीजें बनेगी। अब देखो, एग्जामिनर वहां पे बार बार कह रहा है कि ए का जो बर्थडे है वो किसी इवेंट डेट में और 31 वाले महीने में होगा। अब तुमको यहाँ पे देखो, सब कभी भी अगर क्वेश्चन शुरू करोगे ना, कभी भी क्वेश्चन शुरू करोगे तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि इनके डेट्स क्या क्या है। ठीक है, और 31 का महीना इवेंट डेट्स तो हमको कंफर्म है कि 2 ही ऐसे थे जिससे हमारा एक क्वेश्चन हमारा बन सकता था। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर हमने क्या करा था, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी और एफ। सी और एफ के बीच में बच्चों जितने लोग होंगे ना, उतने ही लोग किसके बीच में होना चाहिए? बी और एच के बीच में। तो ये चीज हमारे पास ध्यान रखने वाली है कि सी और एफ के बीच में जितने लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, उतने ही लोग बी और एच के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे कि सी और एफ के बीच में मान लो जितने भी लोग होंगे उतने ही लोग बी और एच के बीच में होने चाहिए। अब सी और एफ के बीच में 10 होंगे तो उसमें 10, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, जो भी होंगे। डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। ठीक है, आगे देखो, एच का बर्थडे बेटा ना तो किसी सम संख्या वाले डेट में पड़ रहा, ना ही किसी 31 वाले महीने में। जरा सोचो, एच का जो बर्थडे मैंने लिखा था सम संख्या वाली डेट पे नहीं होगा, मतलब ऑड पे होगा, और 31 पे नहीं होगा तो मतलब 30 पे हो जाएगा, 30 वाले महीने में। अब देखो जरा सा, 30 वाले महीने में एच कहां कहां आ सकता है बेटा? तो आप कहोगे सर या तो 21 पे आ सकता है यहां पे, या तो 21 पे यहां आ सकता है। 2 ही जगह हमको एच की दिखाई दे रही है, तो हम क्यों ना इसको रख लें, अगर रखना चाहें तो। कह लो इसको भी छोड़ देते हैं अभी फिलहाल तो। ठीक है, यानी बेटा एच को मैं ऐसे कह लूं क्या, एच जो है वो ऑड यानी 21 पे आएगा ना, ऑड यानी कि किस पे आएगा? 21 पे आएगा, 21 पे आ जाएगा। एच 21 वाले महीने में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, यहां पे क्या था, कहां गई वो लाइन? ठीक है, B इज नॉट बॉर्न आफ्टर H। इसका मतलब बेटा B जो है वो H के बाद पैदा नहीं होता है, मतलब H के पहले पैदा होता है। जरा सोचो, अगर B H के पहले पैदा होता है, B अगर H के पहले पैदा होता है तो इसका मतलब H अगर मैं 21 पे रखूंगा तो B ऊपर कहीं जाने वाला है, और अगर H को यहां रखूंगा तो B और कहीं ऊपर जाएगा। तो ठीक है, ये जो बात मैंने लिखी है इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि H के पहले मतलब कहीं भी हो सकता है बेटा। ठीक है ना, आगे देखो जरा सा, C इज बॉर्न बिफोर F एंड B। देखो C जो है ना वो F और B के दोनों के पहले पैदा हुआ है, तो ऊपर कहीं होने वाला है। ठीक है, ये लाइन भी हमारे सामने आ चुकी है। नेक्स्ट, ठीक है, आगे देखो जरा सा क्या बोला गया इसमें, आगे इसमें क्या बोला गया, बी के बारे में बोला गया हु इज नॉट बॉर्न इन जनवरी। बेटा बी जो है ना वो जनवरी में पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी बी को ये मान लें कि बी मार्च से नीचे रहने वाला है। ठीक है, तो बी बेटा जनवरी में पैदा नहीं होगा, तो फेब में हो सकता है बी चला जाए, हो सकता है बी जो है बेटा वो किस में चला जाए? फेब में। आगे देखो, कहां गई वो लाइन बेटा, देखो पढ़ते चलना क्वेश्चन को बनेगा। डी इज नॉट बॉर्न इन जून। बेटा डी जो है वो जून में पैदा नहीं होता। अब जरा सोचो, अगर डी जून में पैदा नहीं होता है तो जो मैंने डेटा इसको लिखना था कि डी किसी भी कीमत पर जून में नहीं आएगा। देखो पूरा का पूरा जो खेल है ना वो सिर्फ इन दोनों पे अटका हुआ है, और उसमें भी किस पे अटका हुआ है? एच पे। तो अगर आपको डाउट लगे तो इनके भी 2-2 वेरिएबल आप बना लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो, डी जून में पैदा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एफ वॉज बॉर्न ऑन इवन नंबर डेट। बेटा एफ किसी सम संख्या वाली डेट में पैदा हुआ है, तो इसका मतलब हम ये कंफर्म मान लें कि एफ जो है वो पैदा होगा सम संख्या मतलब कि 14 में। एफ जब पैदा होगा तो 14 में ही पैदा होगा, ये तो क्लियर हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, आगे देखो इसमें नेक्स्ट क्या था, डीज बर्थडे इज एन ऑड नंबर डेट। बेटा डी का जन्मदिन जो है वो किसी क्या है, डी का जो बर्थडे है किसी ऑड नंबर वाली डेट में, मतलब विषम संख्या वाली तारीख में, लेकिन 31 एंड अ मंथ विच हैविंग 31, मतलब जो डी है ना वो 31 वाले महीने में ऑड नंबर पे है। तो एक बार जरा सोचो, डी 31 ऑड नंबर, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे, डी 31 वाले महीने में है और ऑड नंबर मतलब कि 21 में। अब जरा सोचो 31 वाला महीना यही 2 दिख रहा, और उसमें 21 में कौन आने वाला है? डी आने वाला है। और ध्यान रखना कि डी जो है वो जून में आ नहीं सकता है, तो वैसे भी नहीं क्लियर होगा, है ना, यहां पे इसको हटा देते हैं, जून में तो नहीं आएगा। तो डी 31 और
21। तो देखो इसमें 21 में डी यहां आ सकता है या तो डी यहां आ सकता है, दो जगह डी की यहां पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे आ जाओ। बी और एच वर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ। बी और एच जो है वो सेम मंथ में नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूं कि बी और एच जो है वो सेम मंथ में नहीं होंगे, नहीं होंगे। देखो सब कुछ यहां पे क्लियर है, बस आपको उठाना है, उठा के इसको रख देना है। ठीक है, आगे देखो ई के बारे में बोला गया कि जो ई वॉज बॉर्न आफ्टर एफ, ई जो है ना एफ के बाद कहीं पे आने वाला है। ठीक है, तो एफ के बाद बेटा कहीं पर ई आ जाएगा, और लास्ट लाइन जो इसमें क्या बोली गई थी कि डी इज बॉर्न बिफोर जी, जो डी है वो जी के कहीं पहले होने वाला। ठीक है, तो जी के पहले कहीं पर होने वाला है कौन, डी। अब देखो क्वेश्चन को हम बैठाने की कोशिश करते हैं, इसको रखने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर हम शुरुआत करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो देखो डी 31 21, तो यहां पे मैं ऐसा कर लेता हूं। देखो अब यहां पे मेरे सामने एक डाउट खड़ा हो गया, एक डाउट ये खड़ा हो गया कि भाई अगर डी 31 21 की बात करें तो डी जनवरी यहां आ सकता है, क्योंकि देखो इन्होंने ना एक चीज यहां पे बोली, यहां पे क्या बोली बेटा डी के लिए कि डी शायद जून में नहीं आता, डी इज नॉट बॉर्न इन जून, जनवरी का कुछ नहीं बोला गया इसमें। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि डी यहां आ जाएगा एक कंडीशन। अब इसी के अंदर एक कंडीशन और मैं बना लेता हूं बेटा, इसी के अंदर एक कंडीशन और इमेजिन कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी। ए हमने यहीं रखा है और डी हमको यहां भी आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए और डी के बीच में बोला गया है कि दो केस बनेंगे। सिमिलरली यहां आ जाओ बेटा, यहां पे भी अगर देखा जाए तो दो केस तो बनते दिखाई दे रहे हैं, यहां पे भी दो केस बनते दिखाई दे रहे हैं। तो एक काम करेंगे, ए यहां कर दिया, तो जो डी वाले भाई साहब हैं है ना, इसमें भी देखो ए यहीं आ जाएगा, तो डी 31 या तो यहां आएंगे, डी या तो 31 कह रहा हूं मैं, 21 में आएंगे 31 वाले महीने में। तो डी की दो कंडीशन मैंने यहां पे बना ली है। ठीक है, अब जब डी यहां आया तो ये चीज मैं इसको बना ले रहा हूं। ठीक है, ये हटा दिया मैंने देखो डी का। ठीक है भाई साहब, अब जरा एक बात और देखो कि डी जी के ऊपर कहीं होने वाला है, तो इसका मतलब जी नीचे कहीं पे हो सकता है। चलो ठीक है, छोड़ दो इसमें, आगे जरा बढ़ते हैं। अब उसके बाद कौन सी लाइन हमारे को उठानी इसमें से है, देखो जरा सा, सी और एफ के बारे में बोला गया था कि जो सी और एफ है, जिसमें एफ हमको हमेशा 14 पे चाहिए और एफ के ऊपर कहीं पे सी होगा। तो यार एक बात बताओ, इसमें यहां पे तो आ नहीं सकता एफ, यहां पे एफ को मैं कर दूंगा, एफ के ऊपर सी कहीं भी आ सकता है। सिमिलरली अगर बात करें यहां पे अगर मैं करता हूं एफ को, तो यहां सी आ सकता है, एफ को यहां करूं तो सी इधर भी कहीं आ सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए इसमें भी एफ को यही रख लेते हैं और सी ऊपर कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा एफ आएगा तो एफ और सी के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही लोग बी और एच के बीच में होने चाहिए। ठीक है, उतने ही लोग बी और एच के बीच में होंगे। तो यार एफ और सी के बीच में अगर मान लो यहां पे मैंने सी कर दिया इधर साइड, तो एफ और सी के बीच में एक का गैप है, और तो बी और एच के बीच में भी एक का गैप होगा, और हमको बोला गया है कि एच 21 में आएगा 30 वाले महीने में। तो इसका मतलब बेटा अगर एच को मैं यहां कर दूं तो बी भाई साहब यहां आ जाएंगे, तो बी और एच के बीच में भी एक का गैप तो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, एक यहां दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है यहां पे। इसमें देखो एफ और सी, इसमें भी अगर मैं यहां करता हूं तो एफ और सी के बीच में एक का गैप है, तो यहां पे मैं कर दे रहा हूं बी और यहां पे कर दे रहा हूं एच। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पे बोली गई थी कि बी भाई साहब जनवरी में नहीं आएंगे, तो जनवरी में नहीं, अभी इस डायग्राम को मैं लेके नहीं चल रहा हूं, सिर्फ उसी पे लेके चल रहा हूं, बात कर रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। एच के ऊपर बी होना चाहिए भाई साहब, वो दिख रहा है, एच 21 दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे बी जनवरी में नहीं होगा, जी के ऊपर कहीं पे डी होने वाला है, तो इसमें जी यहां आ जाएगा, जी के ऊपर डी हो जाएगा, और इसमें देखो जी की कंडीशन यहां भी हो सकती, यहां भी हो सकती। ठीक है, आगे जरा देखो, बी और एच सेम मंथ में नहीं होंगे, तो हाँ देखो इसमें बी और एच अप्रैल और जून में, ये भी ठीक था हमारा। आगे देखो यहाँ पे कि एफ के नीचे कहीं पर ई होने वाला है, तो इसमें देखो एफ के नीचे ई यहां हो जाएगा, इसमें ई के लिए जगह दिखाई नहीं दे रही बेटा, इस वाले केस में देखो एफ के नीचे ई की जगह दिखाई नहीं दे रही है, और बचा हमारे पास एक जी, तो वो यहां आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला केस हमारा सेटिस्फाई होता दिखाई दे रहा है। अब जरा एक काम कर लेते हैं, सारी कंडीशन हमने मैच करा ली, जरा वो चेक कर लो कि बी के ऊपर एफ और सी है क्या, तो बी के ऊपर एफ भी दिख रहा, सी भी दिख रहा, बिल्कुल सही है। आप पाओगे क्या हमको एच 21 30 वाले महीने में है क्या, हाँ बिल्कुल सही। तो ये वाला केस पहले तो मिटा दे रहा हूं मैं, ये वाला केस तो मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि ये वाला केस यहां पे गलत हो गया। कौन सी लाइन से बेटा, ई वाली लाइन से गलत हो गया। तो इसका मतलब ये देखो बी और एच वाला डेटा भी हो गया, एफ देखो 14 में आ गया, क्या एफ 14 में आ गया, बी और एच के बीच में जितने लोग हैं
बिल्कुल उतने ही लोग एफ और सी के बीच में, बिल्कुल सही था। तो ये सारी कंडीशन यहां मैच होगी बेटा। अब जब सारी कंडीशन मैच हो गई है तो बस क्वेश्चन हमारा खत्म, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन हमारा आ चुका है हमारे सामने, और ये जो सॉल्यूशन है ना वो बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। अब जरा देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि एफ के बाद कितने बंदों का जन्म हुआ है, तो एफ के बाद कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही था। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि बताओ भाई कौन 30 के दिन वाले में पैदा नहीं हुआ है, 30 वाले में पैदा कौन नहीं हुआ है, तो एफ डी बी एच ई, एफ डी बी एच ई, एफ डी बी एच ई, देखो एफ, देखो जरा सा 30 में कौन पैदा नहीं हुआ, देखो एफ 30 में पैदा हुआ है, डी 31 में पैदा हुआ है, बी 30 में हुआ है, एच 30 में हुआ है, ई 30 में हुआ है, तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा, डी आ जाएगा। आंसर आ गया क्या इसका, डी। देखो क्लियरली आपका आंसर डी आ गया। कभी कभी चीजें जो होती हैं ना वो आपके सामने बहुत ही अच्छे से दे दी जाती है, बस आप उनको अरेंज करना आना चाहिए आपको। बताओ कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, ए डी जी बी एच, जरा देखो बेटा, ए डी जी बी एच, इसको देख लो, ए डी जी बी एच, ए डी जी बी और एच, तो ए आपका 14, ए 31, डी 31, जी बी की बात करें, जी 31, बी 30 और एच 30, तो इसका मतलब ग्रुप में कौन ऐसा है जो बिलोंग नहीं कर रहा अभी तक, तो ठीक है। अब इनकी डेट्स देखो जरा सा, ए आएगा 14 पे, ठीक है बेटा, डी 21 पे आ रहा, जी किस पे आ रहा बेटा, जी भी 21 पे आ रहा, और बी किस पे आ रहा बेटा, बी भी 21 पे आ रहा, और एच भी 21 पे आ रहा, तो आप पाओगे कि 14 वाला जो है इनसे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। आप पहले इनके नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से जाओ, ठीक है, उसके बाद अगर आप मंथ्स के नहीं हिसाब से जा रहे हो तो उनके नंबर ऑफ डेट्स के हिसाब से जाओ। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आगे देखो बेटा, डी और ई के बीच में कितने बंदों का जन्मदिन होता है, किसके बीच में, डी और ई के बीच में कितने बंदों का जन्मदिन होता है, जरा देखो डी और ई के बीच में कितने आ रहे हैं यार, ये डी, यही 1 2 3 4, आंसर क्या आएगा इसका बच्चों, 4 आ जाएगा, आंसर आएगा 4। डी और ई के बीच में कितने बंदे आ गए, 4 आ जाएंगे, ठीक है ना, कंफर्म। आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बोर्न बिफोर एफ, भाई एफ से पहले कौन पैदा नहीं हुआ है, तो एफ से पहले कौन पैदा नहीं हुआ है, तो आंसर होगा बी ई और एच, इनमें से आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ई और एच में से, तो आप पाओगे कि एच यहां दिख रहा। एक बार ही क्वेश्चन बना तो आंसर आपका आना तय है। अभी आपके सामने ये आपका होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने, देखिए जरा, मंथ वाले ईयर वाले क्वेश्चन से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है, इसको देखना है, समझना है और इसको रिप्लाई करना है। गॉट इट गाइस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, देख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अब यहां देखिए, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी जरा देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चंस भी देख लीजिए। मैं चाहूंगा कि यार इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। हर सेशन में आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, एक होमवर्क का सोल्यूशन देता हूं मैं, तो आप ये प्लीज आपको करना है। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई, स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि आपको चीजें बन जाओ। देखो भाई एग्जाम निकालना है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको यहां पे बनाने, ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जरा सा वो क्वेश्चन पे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो एक बार जरा देख लें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से इंग्लिश में देख लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, सॉल्व करके दिखाना जल्दी से। आप इसको, इसका जरा सॉल्यूशन देख लें, आपको हिंदी में देख लीजिए जरा सा, हिंदी में देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा तो याद आ गया होगा कि यार क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या दिया था आपको, ठीक है। और इंपॉर्टेंटली आपको एक बात और बताऊं मैं, एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं यहां पे, मैं बताने की कोशिश करूं आपको मैं, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मैंने, याद करो, कुछ चीजें बताई थी, समझाई थी कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था, ठीक है। एक अंदाजा आपको मैंने सिखाया था कि कैसे अगर ये वाले क्वेश्चन आपके सामने आते तो आप इनको अप्रोच करेंगे। तो चलो जरा इस क्वेश्चन को बना ही लेते हैं यार, एक पेज ले लेता हूं मैं इसमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। कहा गया था 8 मेंबर हैं, इनके नाम दिए गए थे, और ईच ऑफ देम इज रिलेटेड टू वाई इन सम वे। ये सभी जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से वाई से संबंधित है बेटा, वाई से उनका कोई रिश्ता है। और आगे बोला गया कि इन सभी के पास अलग अलग क्या है, चॉकलेट्स दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके पास जो है अलग अलग चॉकलेट्स यहाँ पे दी गई, ठीक है। अब जरा पढ़ लेते हैं आगे, अलग अलग चॉकलेट्स इनकी दी गई।
तो बस अरेंज करो, ये सभी के सभी एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, मतलब आपके सामने चॉकलेट है, ब्लड रिलेशन है और आपके सामने एक सिटिंग अरेंजमेंट है। चलो जरा शुरू करते हैं। इसमें क्या था, Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वाईज सन। देखो भाई, Y का एक बेटा है, ठीक है, यहां पे मैं ऐसे कर लेता हूं कि यहां ब्लड रिलेशन बनाता हूं, Y का कोई एक बेटा है, ये 8 लोग एक लाइन पे बैठे हैं बेटा, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब Y का एक बेटा है, तो Q जो है ना, Y का जो बेटा है उसके राइट सेकंड पे बैठा है। राइट सेकंड ही बोला गया था ना भाई, देखो जरा Q Q Q कहां गया भाई, ठीक है। आगे बोला गया 2 पर्सन बिटवीन Q एंड Z's ब्रदर। देखो भाई, Z का कोई एक भाई है, इधर लिखता हूं मैं, Z का कोई एक भाई है और Q और Z के भाई के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। Q और 2 लोग हैं किसके बेटा, Z के भाई के बीच में। ये लाइन मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। 2 लोग बैठेंगे किसके बीच में, Y के बेटे और Y के पिता के बीच में, है ना। Y का बेटा और Y के पिता के बीच में 2 लोग हैं। जरा सोचो, Y का बेटा और Y के पिता के बीच में 2 लोग हैं, तो Y के कोई पिता भी हैं, ठीक है। Y के पिता और Y के बेटे के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। Y सन 1 और 2, Y's फादर के बीच में कितने लोग हैं बेटा, यहां पर 2 लोग बैठे हुए। नेक्स्ट, आगे जरा पढ़ते हैं, ठीक है। S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y's फादर। देखो भाई, S जो है ना, वो Y के फादर का पड़ोसी है, तो Y के जो फादर है ना, उनका पड़ोसी कौन है, S। मैंने लिख लिया ऐसे, ठीक है। Y के जो पिताजी है, उनके पिता कौन है बेटा, S, उनके बगल में बैठा है। आगे जरा पढ़ते हैं, कहाँ गए भाई, S इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। बेटा S किसी एंड पे बैठा है, तो इसका मतलब एक बात तो तय हो जाएगी। यहां पे अगर मैं 2 केस बनाऊं, इसका 2 केस कैसे, एक कंडीशन में S को इस एंड पे रखता हूं और एक कंडीशन में S, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Y के पापा जो है वो यहां होंगे, Y's फादर, नीचे वाले केस की बात करूं, और इसमें Y के जो पिताजी हैं वो यहां हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर Y के पिता यहां आ गए तो 1 और 2 छोड़ के Y का बेटा भी तो आ जाएगा। 1 और 2 छोड़ के यहां पे कौन आएगा, Y's सन। यहां देखो, 1 और 2 छोड़ के Y's सन, ठीक है। अब Y के सन के राइट सेकंड पे कौन आएगा, Q, तो Y के राइट सेकंड पे कौन आएगा, यहां पे Q आ जाएगा। यहां पे कौन आएगा बेटा, Q आ जाएगा। तो इस तरह से आप पाओगे ना कि क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो मैं काम कर लूं क्या, ये चीजें हटा दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, Q और Z के भाई के बीच में 2 बंदे, तो Q और Z के भाई के बीच में 2 बंदे, Q यहां है तो 1 और 2 छोड़ के Z का भाई यहां आ जाएगा। ये देखो, Q यहां पे है तो 1 और 2 छोड़ के Z का ब्रदर यहां आ जाएगा। तो आप पाओगे कि ये जो आपने डेटा लिखा था ना, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मोस्टली चीजें यहां पे बन गई आपकी। चलो आ जाओ भाई, आगे देखो यहां पे, ठीक है। द सम ऑफ चॉकलेट्स ऑफ C एंड Q इज इक्वल टू द सम ऑफ चॉकलेट बाई W एंड E। मतलब क्या बोला गया कि C और Q के पास जो चॉकलेट्स उनको जोड़ दूं मैं, तो वो बराबर हो जाएंगी W और E के पास जो चॉकलेट्स हैं उसके, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, C और Q के पास जो चॉकलेट है वो बराबर है W और E के पास के चॉकलेट के, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, W और E बोला गया था ना बेटा, हाँ। आगे बोला गया वन अमंग द 4 हैव द हैवीएस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट। अच्छा, इनमें से किसी एक के पास सबसे ज्यादा चॉकलेट है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक के पास बेटा सबसे ज्यादा चॉकलेट है। आराम से बनाते चल रहे बेटा, बनते जा रहा, देखो आराम से इसके बाद पढ़ते चलेंगे, ठीक है। एंड वन अमंग द 4 हैव द लोवेस्ट, ठीक है। W एंड Y's ब्रदर आर सिटिंग टुगेदर। बेटा Y का जो भाई एक है, Y का एक भाई है, ठीक है। इसमें कहीं दिख रहा है Y का भाई और W अगल बगल बैठे, ठीक है। अब मुझे इसमें नहीं पता कि Y का भाई और W कहां पे बैठने वाले, ठीक है। तो मैं इसको अलग से लिख लूं क्या, अलग से लिख लेते हैं बेटा कि Y का जो ब्रदर है ना, उसमें कहीं है नहीं इसमें हालांकि, और W अगल बगल बैठे। अच्छा एक बात बताओ, Y का भाई और W कहां आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, भी जगह बहुत सारे दिख रही है इसमें बेटा, ठीक है ना। आगे जरा बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखो,
द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट्स ऑफ डब्ल्यू एंड जेड। बेटा डब्ल्यू और जेड के बीच में जो चॉकलेट का डिफरेंस है, बहुत ध्यान सीखना, द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट ऑफ डब्ल्यू एंड जेड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट ऑफ क्यू एंड यू। मतलब क्या, ऐसे बोलूंगा, डब्ल्यू और जेड का जो डिफरेंस है वो बराबर है क्यू और यू के डिफरेंस के, क्यू और यू के डिफरेंस के बराबर है। देखो यहां पे, ठीक है बेटा, Q और U के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है ना। आगे देखो, Y का जो भाई है ना वो कहां है, सेकंड लेफ्ट ऑफ Y। बेटा Y का भाई जो है वो Y के बाएं दूसरे स्थान पे। अब जरा सोचो, Y के बाएं दूसरे स्थान पे कौन आएगा, जरा सोचो। यहां Y हो नहीं सकता, Y का फादर यहां, तो यहां Y होगा नहीं, ये Y होगा नहीं, यहां पे Y रखूं, ठीक है। तो उसने जो लाइन बोली है ना, Y का ब्रदर Y के बाएं दूसरे स्थान पे, यहां Y रखो तो उसके बाएं दूसरे पर Y का ब्रदर यहां नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे Z का भाई है। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक सेकेंड, वो लाइन कहां गई, फिर से पढ़ लो। Y का ब्रदर जो है ना वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Y। इसका मतलब ये हो जाएगा कि Y का ब्रदर Y के बाएं दूसरे स्थान पे, तो यानी Z का जो बेटा है वो Y हो सकता है और उसके दूसरे स्थान पे Y का ब्रदर यहां आ सकता है और Y के ब्रदर के बगल में यहां कौन आ सकता है, W। ये बिल्कुल सटीक दिख रहा। अच्छा, यहां पे वो कंडीशन गलत हो जाएगी कि अगर मान लो Z का बेटा मैं Y को कर दूं तो Y के बाएं दूसरे स्थान पे नहीं आ सकता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और अगर मान लो Y के बाएं दूसरे स्थान पे Y का ब्रदर यहां आ गया तो उसके बगल में W कहां आएगा, Y का बेटा हो जाएगा। फिर क्या, चलो भाई ये हो गया इसमें कंडीशन, Y का बेटा इसमें W होता दिखाई दे रहा है मुझे। यहां देखो Z का जो वो है, Z का ब्रदर नहीं कह सकता हूं उसको मैं, हाँ Z का ब्रदर कह सकता हूं क्या मैं, Z का जो भाई है, तो ये देखो Z का भाई Y हो जाएगा, यहां पे ठीक दिख रहा है मुझे। और Y के बाएं दूसरे स्थान पे Y का ब्रदर हो गया और उसके बगल में कौन आ गया, W। Y के बाएं दूसरे स्थान पे Y का ब्रदर और उसके बगल में W, यानी W Y का सन है क्या। इसके हिसाब से देखो दो केस बनते जा रहे हैं बेटा, कोई एक सही है कोई एक गलत इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखो जरा सा, 2 पर्सन बिटवीन W एंड Y's सिस्टर। जरा सोचो, W और Y के सिस्टर के बीच में दो लोग हैं, तो अगर W ये है तो एक और दो छोड़ के Y की सिस्टर ये होगी नहीं, एक और दो छोड़ के Y का सिस्टर ये होगा नहीं। मतलब ऊपर वाला केस बच्चों सीधे तौर पे गलत हो जाएगा और अगर ऊपर वाला केस गलत हुआ तो ये नीचे वाला केस सही होगा। देखो W और Y की सिस्टर के बीच में दो, तो W यहाँ पे एक और दो छोड़ के Y की सिस्टर यहाँ आ जाएंगी, इसका मतलब Y की एक बहन भी है। चलो भाई ये भी डन हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। Y इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q। बेटा Y किसी भी कीमत पर Q का पड़ोसी नहीं होगा, इसका मतलब Y का बेटा Q नहीं होने वाला है, ठीक है। तो Q वैसे भी यहां पे आता दिखाई दे रहा है इसमें। चलो आ जाओ इसमें, देखो C हैज मोर नंबर ऑफ चॉकलेट देन Y। देखो C के पास जो है ना, C के पास ज्यादा चॉकलेट है किससे बेटा, Y से, ठीक है। ये भी देख लेते हैं आगे, बट लेस देन S। C के पास S से कम चॉकलेट है, ठीक है। आगे जाते हैं इसमें, E के जो पिता है ना, E के पिता इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ Y की बेटी। E के जो पिता हैं वो Y की बेटी के जस्ट राइट में। अच्छा एक बात बताओ, Y की बेटी भी है कहीं पे, देखो कहीं जगह कोई दिख रही क्या, Y की बेटी यहाँ है नहीं, Y की सिस्टर है, Y का सन है, Y का फादर, यानी Y की बेटी या तो Q होगी या तो S होगी, ठीक है। ये लाइन हमने यहाँ पे बना ली। जरा एक काम कर लेते हैं, वो लाइन पढ़ लेते हैं इसमें, हिंदी में देख लो। E के जो पिता हैं वो Y की पुत्री के दाएं बैठे हैं। E के पिता, E के जो पापा हैं बेटा, कोई हैं E के पापा, E के जो पापा है ना ये Y की पुत्री के जस्ट दाईं तरफ बैठे हैं, तो इसका मतलब Y की पुत्री के दाएं जो बैठे हैं वो E के पापा होंगे। तो Y की पुत्री अगर Q होगी तो उसके दाएं यहाँ पे हो जाएंगे ये। Y की पुत्री और कौन हो सकता है, W की पुत्री, W हो जाएगी Y की पुत्री अगर मान लो, तो W के जस्ट राइट में कौन होगा, क्या Y की इसके E के पापा हो जाएंगे, नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। देखो ना इसमें जो बात बोली गई बहुत सिंपल है कि Y की जो बेटी है उसके ठीक दाएं बैठे हैं कौन, E के पापा। Y की बेटी के जस्ट दाएं E के पापा, तो Y की बेटी देखो ये हो नहीं सकती, इसके दाएं E के पापा हो नहीं सकते, और इसका मतलब Y की जो बेटी है ना उसके जस्ट दाएं, तो Y की बेटी ये हो जाएगी Y's डॉटर, और उसके दाएं पर E के पापा है जो कि एक्चुअली Y के भी पापा है। तो इसका मतलब E जो है वो यहीं पे आ जाएंगे और E या तो इसमें है या तो इसमें,
ठीक है, ये तो कंफर्म हो जाएगा। और z का कोई भाई है ना, z का कोई भाई है तो इसका मतलब z यहां आ सकता है, उसका भाई y हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, अनुमान लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहां देखो आगे देखो, y की जो वाइफ है इज इमीडिएट नेबर ऑफ e। बेटा e के जस्ट बगल में y की पत्नी है। अब जरा देखो e के जस्ट बगल में y की पत्नी है। अब y की पत्नी e के जस्ट बगल में है तो बस खत्म करो, y के पापा e हो जाएंगे। नहीं, y के पापा e नहीं बोला मैंने, किसको बोला यार? ठीक है, y की पत्नी के जस्ट बगल में y के पिताजी होने वाले हैं, यही बात बोली गई थी ना इसमें कि y की जो वाइफ है वो इमीडिएट नेबर है किसके? e के। ठीक है, और लास्ट में c इज यंगर देन यू, c इज यंगर देन यू। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म है बेटा, क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस एक लाइन पढ़ लो। और y की जो वाइफ है वो तुरंत पड़ोसी है किसकी? e की। y की वाइफ e की तुरंत पड़ोसी है। ठीक है, e की तुरंत पड़ोसी हैं, यानी कि जो e है वो y का या तो भाई या बहन हो जाएगा। ठीक है, e के पापा और y के पापा सेम है तो y की जो e की क्या कह सकते हैं कि कौन है? y की जो वाइफ है ना वो e के बगल में बैठी है ना, तो e कहाँ आ जाएंगे भाई साहब? e y के पापा यहाँ हो नहीं सकते, मतलब e वहाँ हो नहीं सकती। और e की अगर बात करें, अगर मैं e को y के सिस्टर बनाता हूँ, यहाँ पे आ गई ये q डॉटर हो जाएगी। अगर ये डॉटर हो गई तो बेटा ये जो लाइन थी ना कंफर्म हो गई है। देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो y की वाइफ है ना वो e के कहाँ बैठी है? पास में बैठी है। तो y की वाइफ, आप नोटिस करो, y की वाइफ ये नहीं हो सकती, e के पास नहीं आ सकती, ये होंगी नहीं, ये होंगी नहीं, ये होंगी नहीं, यहाँ हो नहीं सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, बचा कौन? w ना। तो इसका मतलब बेटा एक काम करो, यहाँ पे मैं ऐसे बॉक्स जोड़ देता हूँ और y की अगर कोई वाइफ है ना तो यहाँ पे y उसका हो जाएगा हस्बैंड, और उसकी एक वाइफ हो गई जो कौन है? w है। w y की कौन है? वाइफ हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब वो किसके बगल में बैठी? e के, तो इसका मतलब e जो है वो y का क्या हो जाएगा? भाई। तो बेटा ये e हो जाएगा, y का भाई हो गया। अब अगर e जो है वो y का भाई हो गया तो e के जो पापा है वो y के भी पापा हो जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, z का कोई भाई है तो इसका मतलब z यहाँ आ जाएंगे भाई साहब, कौन? ये z का भाई कौन हो जाएगा? y। तो ये डेटा भी अरेंज हो गया बेटा। जैसे ये डेटा अरेंज हुआ तो आप पाओगे कि क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब एक काम करें, यहां पे मैं रख लेता हूं जल्दी जल्दी, वाइफ है e ब्रदर है y का ना, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पे ऐसे सिंपल e रख लो, ये w हो गया, यहां पे y, z का भाई जो है वो y हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हो जाएगा y, और ये वाइफ तो हो गई है ना, y का एक बेटा है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। y की सिस्टर कौन है बेटा? z, तो यहाँ z आ चुकी। y की सिस्टर कौन है बेटा? z, यहाँ कौन आ चुकी? z। और q जो है वो y की डॉटर हो जाएगी, है ना, ये देखो q y की डॉटर हो गई, तो यहाँ पर q कर लेते हैं इसको, ये देखो q हो जाएगा, y की डॉटर है ना यार, सॉरी, y की डॉटर q हो जाएगी, एक बेटा भी इसका है, एक कोई बेटा भी है, ठीक है, y का सन भी है जो एक, है ना, और सारे नाम हो गए यहाँ पे, y का एक बेटा भी है ना, और y के पापा कौन है भी नहीं पता मुझे, और s का नहीं पता मुझे, ठीक है, y के पापा और s का मुझे नहीं पता, तो y के जो पापा है और s के बारे में देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, s और एक नाम बचा है इसमें c, ये दो ही नाम बचे हैं इसमें ना, ठीक है। अब एक काम कर लो, बस यही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, c हैज मोर नंबर। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया था? c इज यंगर देन u, इसका मतलब ये हो जाएगा कि c अगर u से छोटी है तो इसका मतलब कंफर्म है कि u आ जाएंगे यहाँ पे और ये आ जाएंगे c यहाँ पे, ठीक है ना, u टॉप पे चले गए बेटा और यहाँ पे आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन ये खत्म हो गया तो ये देखो इनका पूरी फैमिली होगी y की, और ये जो y के पापा हैं u हो जाएंगे बेटा, और y का बेटा कौन हो जाएगा? c। ये डन हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारी कहानी पूरी सॉल्व हो चुकी है। अब जरा ये वाला डेटा कर लेते हैं इसमें कि C और Q के पास जो अमाउंट है चॉकलेट का, वो अगर ऐड करें तो बराबर हो जाएगा किसके? W और E के। C और Q का जो डेटा ऐड करेंगे तो W और E के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, जरा इसके क्वेश्चन देख लें, उसके बाद उससे हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे सॉल्व। बाकी ये चीज़ें आपकी अरेंज हो चुकी हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखो। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन C के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा? जरा ध्यान से देखो, C के बाएं तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3 आंसर कौन आएगा? E। और E देखो ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। चॉकलेट के बारे में भी कुछ बोला नहीं गया तो आगे देख लेंगे इसमें। नेक्स्ट, S C का S से क्या रिश्ता है? S का C से क्या रिश्ता है बेटा? S का C से क्या रिश्ता पूछा गया। जरा देखो यहाँ पे S का C से,
ये देखो सी, एस जो है वो सी का कौन है? अच्छा एक बात बताओ, एस तो इसमें बचा है ना, तो एस यार यहाँ पे आ जाएगा ना, इनकी वाइफ हो जाएंगी एस, माफ़ी चाहूँगा ये मैं छोड़ दिया था। एस सी की क्या हो जाएंगी? वाइफ यहाँ पे हो जाएंगी इस तरह से, यू की वाइफ हो जाएंगी और सी की क्या हो जाएंगी? ग्रैंड मदर। आंसर आएगा इसका ग्रैंड मदर। देखो ग्रैंड मदर है क्या? बिल्कुल है। वो एक छूट गया था डेटा, बाकी सारा डेटा क्लियर था। आगे बताओ यहाँ पे वाई के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? अब देखो ऑप्शंस क्या है, 33 20, 33 20 40 38 43। ठीक है, 33 20 40 38 43। किसके पास पूछा गया बेटा आपको? वाई के पास। अब देखो वाई के पास जो चॉकलेट्स है वो सी से कम होने वाली, ठीक है, और अगर सी से कम हो जाएंगी तो मैं अंदाजा अगर लगा लेता हूं कि वाई के पास अगर 20 है तो सी के पास उससे ज्यादा होंगी, और उससे ज्यादा कौन है? एस। ठीक है, अंदाजा लगा लेते हैं, अभी छोड़ो जाने दो, अभी इसको छोड़ते रुक जाओ, होल्ड करना है इसको। अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, वाई के पिता कौन है बेटा? वाई के पापा कौन है? इसको जरा देख लेते हैं, वाई के पापा कौन है बेटा? तो आंसर आएगा इसका यू। मतलब मोस्टली क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया किससे रिलेशन से, तो वाई के पापा कौन है इसमें यू हो जाएंगे। ये हमारा डन हो चुका है। और आगे देखें, सी और डब्ल्यू की चॉकलेट का सम क्या है? बस यहीं से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। सी और डब्ल्यू की चॉकलेट का सम क्या है? 88 63 70 73। 88 63 70 73। ठीक है, 88 63 70 और 73। ये हमारे पास डेटा बांध के हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्योंकि चॉकलेट वाला जो डेटा है ना इसमें, ये हमको अभी अज्यूम करना है। ठीक है, आपको पता है कि सी और क्यू के बारे में जो बोला गया, देखो बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, सब सॉल्व हो चुका है। सी और क्यू के बारे में जो बोला गया कि इनको अगर जोड़ेंगे तो जो आएगा ना वो डब्ल्यू और ई को जोड़ने पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब इसमें अजम्पशन लगा लें इसमें हम। देखो भाई, अब हमें ना एक काम करते हैं, पहले तो सारे चॉकलेट्स लिख लो कौन कौन से कितनी कितनी। तो 20 27 33 38 40 43 45 50। यहाँ पे तो 20 27 33 38। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ मैं 20 27 33 38 33 38 33 38 40 43 45 40 43 45 और 50 है शायद एक, है ना लास्ट वाला 50 बेटा। देखो जरा तो 45 के बाद 50। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं और हमको पता है कि सी के बाद को ये सब हटाओ जरा सा, ये 20 वाला हटा दो बेटा डेटा, ये हटा दो। ठीक है, ये सब हटा दो। देखो हमको ये पता है कि सी के बाद कोई आने वाला मतलब सी सबसे छोटा होगा नहीं, तो सी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस सी होना चाहिए। हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट इसी में आएंगे, तो इसका मतलब 50 और 20 इसमें आने वाले हैं। सी 20 पे नहीं जा सकता है, इसका मतलब जब सी 20 पे नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये देखा जाए कि फिर 20 यहाँ हो नहीं सकता, लेकिन हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट चाहिए मुझे। तो काम करे क्या, यहाँ ऐसे करते हैं, अगर इसको मैं 50 रख लेता हूँ, इसको मैं 20 रख लेता हूँ, ई को मैं 20 रख लेता हूँ, 50 प्लस 20, ई सबसे छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अगर एग्जाम्पल करूँ तो ये 70 हो जाएगा, और अगर ये 70 हो जाएगा मतलब इनको वैल्यू करने पर भी 70 होना चाहिए। तो कौन से दो नंबर जिनको जोड़ने पर 70 आएगा? तो मेरे ख्याल से वो नंबर आपके हैं 43 और 27। सी के पहले भी कोई है, इसका मतलब एक बात तो तय है कि सी को मैं 27 रख लेता हूं, और क्यू भाई साहब जो हैं वो चले जाएंगे किसके साथ? 43 के साथ। इसका मतलब कि यहां पे S बड़ा है सी से, सी बड़ा है Y से, और S से बड़ा होने वाला है कौन? Q। ऐसा अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि भाई C अगर मैंने क्या रखा है बेटा 27 पे C को रखा है, तो 27 के ऊपर देखा जाए तो 33 38 40, और हमको पता है 43 जो है 43 पे आ रहा है Q, मतलब Q और ऊपर जा सकता है इसमें। ठीक है, Q जो है बेटा वो और ऊपर जा सकता है इसमें। एक काम करेंगे, अभी फिलहाल तो इसको ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ये हो गया 43 हमारा, 43 और 27 70 हो जाता है बेटा इसके बराबर। फिलहाल के लिए ऐसा कर लेते हैं, या फिर अगर देखा जाए ऐसा भी कर सकते हैं कि 27 पे C को ना रख के Q को 27 पे रख लें, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। Q को किस पे रख लें बेटा? 27 पे रख लेते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि हमको C का डेटा पता है, हमको C का डेटा पता है, C को हमने कर दिया कितना भाई साहब? 43 पे करा। 43 क्योंकि इसके ऊपर देखा जाए तो 45 और 50 है, तो इसका मतलब एक नाम S के बाद और आने वाला है 50, जो कि कौन है? W। तो इसका मतलब है W बड़ा है S से, और S बड़ा है C से, C बड़ा है बेटा Y से। ये सीक्वेंस फॉलो कर पा रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, W सबसे टॉप पे रख रहा हूं क्योंकि 50 है, और S उसके बाद, क्योंकि S का मुझे फिर कंफर्म हो जाएगा 43 पे आ जाएगा, नॉट 43, इट इज 45 बेटा। ये देखो 45 पे आ जाएगा, ये 50 आ गया, और C भाई साहब आ जाएंगे 43 पर, और Q 27 है, इसका मतलब 27 के बीच में भी कई सारे हैं।
तो चलो ठीक है, ये हमने बना लिया यहाँ पे, चलो हटा दो यहाँ से, ये चीज हमारी बनती दिखाई दे रही है, ये वाला हटा दे रहा हूं मैं डेटा यहाँ से, ये हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ 50 है, ये हो गया डन हमारा, ठीक है। इक्विवेलेंट किसके हो गए बेटा 70 के। अब W माइनस Z, तो बेटा W तुमको पता चला यहाँ पे 50 है और Q तुमको पता चला है 27 है। अब W में से Z को माइनस करूं मैं और U, और हमको पता है कि E 20 पे है। अगर बेटा E 20 पे है, ये लो भाई यहां से क्वेश्चन देख लो जरा, कितने लोग हैं टोटल गिनो जरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हो जाएगा, हमको पता चल गया कि भाई लास्ट में तो E आने वाला है क्योंकि सबसे कम उसके पास अमाउंट है। अब उसके बाद बात करें इस बीच में कौन कौन आने वाले हैं, एक तो Q आएगा 27 के साथ। अच्छा एक बात बताओ, C हमारा जो है वो 43 पर हो गया है ना, तो 43 के सबसे नियरेस्ट में कौन दिख रहा 40, तो ये 40 हो जाएगा। अगर एग्जांपल Y को यहां लेके चलते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा बेटा, 38 33 और 27, 38 33 और 27, ठीक है। 27 पे Q होने वाला है तो इसका मतलब यहां पे Q आ जाएगा, और अगर यहां पे Q आ चुका है बेटा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो दो बच्चे हैं इस दो के अंदर आपके आने वाले हैं कौन, U। अच्छा एक बात बताओ, अगर Q भाई साहब 27 पे हैं तो U तो इनसे बड़े होने वाले हैं भाई, और अगर U इनसे बड़े वाले होने हैं यहाँ पे, तो याद देखो U जो है वो 40 के बाद ही होने वाला है। 40 के बाद हमारे पास 38 है 33 है, ठीक है, 38 और 33 है, तो इसका मतलब जो Z है भाई साहब वो भी इसी बीच में कहीं आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको पता चल गया है कि 40 है यहाँ पे, तो आने वाला है 38, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 38, और इसके बाद यहाँ पे देखो आ जाएगा 33, ठीक है। ये हो जाएगा 27 पे, ये हो जाएगा 20 पे। अब बस खर रख लो और रखने के बाद इसको सॉल्व कर दो। तो भाई Z की जो वैल्यू है ना बेटा वो कितनी रखूं यहाँ पे, देखो जरा सा, 50 में से अगर मान लेते हैं Z हम 38 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट 12 आ गया, तो यहां पे इनको तो हमको रखना पड़ेगा 33, U को कितना रखना पड़ेगा 33 रखना पड़ेगा ना, 33 ही रखना पड़ेगा ना भाई। तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ दिखाई दे रहा है, 33 से नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां पर हम रख लेते हैं 33, तो इनका डिफरेंस आएगा 17 का, 17 का डिफरेंस आएगा। और यहां पे देखो जरा 38 करो जरा, यहां पे इनका 38 करके देख लो, किसका Q और U का अगर हम 38 करें, अगर U यहां आता दिखाई दे रहा, ठीक है, और यहां पे किसको कर लेते हैं Z को, तो W माइनस Z, तो 50 माइनस 33 करेंगे 17, 17 आ रहा, Q हमारा है 27 पे और U हमारा 38 पर है, तो 27 10 यहां पे हो जाएगा 37, 11 का डिफरेंस आ रहा। तो इसका मतलब यहां पे ना ये जो डेटा है वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, ये डेटा यहां पर सेटिस्फाई नहीं है। W हमारा 50 और ये हो जाएगा 33 17, 17 लाने के लिए यहां पर Q है 27 पे है, तो यहां पर 47 होने से रहा। क्या रखें ऐसा जिससे डेटा हमारा सेटिस्फाई हो जाए, इस बारे में सोचो एक बार आप लोग, तो क्या रख सकते हैं इसमें, कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे हमारा डेटा सेटिस्फाई होता दिखाई दे, ठीक है, जिससे हमारा डेटा सेटिस्फाई होता दिखाई दे। तो यहां पर आप पा रहे हो ना कि हमारा डेटा गड़बड़ हो जा रहा है, कब, जब हमको 17 लाना तो 17 नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब E और W की पोजीशन को क्या हम चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा किसी ने बोला थोड़ी था कि नहीं कर सकते हो आप। तो एक काम करेंगे, ये 50 इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं बेटा, कितना बेटा रखा था हमने 20 रखा था, तो W भाई साहब को लास्ट में कर लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में। ये देखो अब जरा चेक कर लो, यहाँ पे ये W हो गया, यहाँ पे E हो गया भाई साहब, ये E हो गया, यहाँ पे W हो गया, W के साथ कितना आ गया 20 आ गया। अब जरा देखो, तो W की वैल्यू अगर 20 कर दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर W की वैल्यू 20 कर दूं यहाँ पर बेटा, ये देखो ये 20 कर दिया हमने, तो 33 में से 20 निकाल दो 13 बचेगा, ठीक है। और Q की और U की वैल्यू देखो जरा, अब यहाँ पे तो Q 27 पे है और U हमने क्या रखना है 13 लाना है। अगर मैं यहाँ पे 38 रख रहा हूं तो नहीं बन रहा, 38 रखने पे नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रख दूं 33 रख के देख लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो जरा कुछ हो रहा है क्या, आप चेक करो यहाँ कुछ हो रहा है क्या, अब जरा चेक करो इसमें कुछ हो रहा है क्या, अब जरा चेक करो यहाँ पे कुछ होता दिखाई दे रहा है क्या।
देखो भाई, अब हमको 13 लाना है, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन यहां गड़बड़ दिख रहा है। 27 और 33 6 का डिफरेंस है, 13 या 13 नहीं आ रहा, मतलब गड़बड़ है। अब देखो गड़बड़ कहां दिख रहा है, तो हमको एक बात बोली गई थी कि जो y है वो c से क्या होना चाहिए, छोटा। भाई y c से छोटा होगा, तो छोटा मतलब तुरंत छोटा थोड़ी बोला गया था, छोटा मतलब कहीं भी हो सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि u और y अपनी जगह चेंज कर दे, यहां पे मैं कर दूं किसको बेटा, u को, यहां कर दूं y को। अब जरा देख के चलो जरा सा, तो यहां पे ये वैल्यू जो है बेटा वो कितना कर देते हैं, 40 कर दो। ये वैल्यू कितना कर दो बच्चों, 40। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए शायद होमवर्क में दिया था आपको। अब देखो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो अब जाके क्वेश्चन का पूरा पूरा कंडीशन डन हो गया। सबसे टॉप में E S C U Y Z Q और लास्ट में W, ये इनकी नंबरिंग कर दी गई, यहां इनका सेटिंग हो गया, ये इनका ब्लड रिलेशन हो गया। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कितना प्यारा क्वेश्चन, कितने तरीके से इस कंडीशन को समझाया गया था। अब सारे आंसर दे दो, सारे आपने दे ही दिए थे। एक आंसर वो आपका था कौन सा, चॉकलेट वाला, वो कर ले। Y के पास कितनी चॉकलेट बेटा, Y के पास अभी किया, Y के पास टोटल चॉकलेट्स हैं 38। 38 कहां दिख रहा है भाई साहब, देख लो जल्दी से। 38 आपका ये देख रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, C और W की चॉकलेट का सम क्या होगा, C और W की चॉकलेट का सम, तो C बटा 43 और W लास्ट में 20, इनका जो सम होगा दैट इज 63। ऑप्शन में 63 है, 63 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, 63 है ऑप्शन में। तो सारी कंडीशन यहाँ पे सही होगी। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा क्वेश्चन देख के, और आपको इसलिए मैंने होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन दमदार है तो उसको करना भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो चलो अगली क्लास में इसके बाद वाला होमवर्क जो दिया वो करके आना, और अगली क्लास में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, और मैं कह सकता हूँ कि ये SBI PO प्री क्या मेंस तक भी टच कर सकता है। मेंस में एक आध क्वेश्चन ऐसे आपको दे सकते हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। तो हमारे सेशन आप लाइक और शेयर जरूर कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप हमारे सेशन को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन से भी जाके देख सकते हैं। वहां जाइए, लिखिए, क्लिक करेंगे, लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा जहां पे जाके आपको बैंक और इंश्योरेंस को टिक करना है। वहां पे सारी वीडियोस हमारी आ जाएंगी, जाइए देखिए और एक्सप्लोर करिए अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।